तो जो पूरी आरएसएस की जो पूरी फिलॉसफी है इस धारणा पर आधारित है कि दरअसल इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की वजह से भारत का पराभव हुआ, और जब तक इस्लाम और क्रिश्चियनिटी पर भारत में हिंदू विजय नहीं पाता तब तक हिंदू कभी भी अपने पुराने गौरव को नहीं पा सकता। तो जो लोग ये धारणा कर रहे हैं कि आरएसएस का कोई आदमी अगर इस देश का प्रधानमंत्री बनता है तो वो मुसलमानों को गले लगाएगा, वो ईसाइयों को गले लगाएगा, ये बात मुझे नहीं स्वीकार होती है। पहली बात तो समझ लें कि जो हमारा भारतीय समाज है वो समानता पर आधारित कभी नहीं था, और वो दरअसल गैर बराबरी का समाज था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, पिछड़े, शूद्र सबका जिक्र है, और सबका समाज में क्या स्थान है ये बहुत पूरी तरीके से वर्णित है। जब भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी को, पहली बार इस देश के अंदर एक ऐसे समाज की कल्पना की गई जो समानता के ऊपर आधारित था। लेकिन जो समाज इतने सालों तक गैर बराबरी पे टिका हुआ था, क्या वो अचानक जो है वो बराबरी की बात मान लेगा? अब एक बड़ा तबका जिसको इस संविधान के आने के बाद से जिसका वर्चस्व खतरे में पड़ गया है, इसका डोमिनेशन खतरे में पड़ा है, कि जहां पिछड़ों को ये लगने लगा कि वो आबादी में तो 50% के आसपास है, लेकिन उनकी जो भागीदारी है, उनका जो प्रतिनिधित्व सत्ता में होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। तो जब वो अपने अधिकारों की बात करेंगे, अपने हक की बात करेंगे, जब अपना हिस्सा मांगेंगे, तो हिस्सा किसके खाते से जाएगा? वो तो उन्हीं के खाते से जाएगा जो वर्चस्ववादी हैं, तो वो यूं ही तो नहीं छोड़ देंगे। तो जो प्रभुत्ववादी तबका था वो तो इनसिक्योर फील करेगा, तो वो तो आखिरी लड़ाई लड़ रहा है अपनी जमीन को बचाए रखने के लिए। अब उस आखिरी लड़ाई में उसको बीजेपी में अगर भविष्य दिखाई पड़ता तो बीजेपी के साथ है, कल किसी और में भविष्य दिखाई पड़ेगा उसके साथ हो जाएगा। अगर संविधान नहीं रहेगा तो हिंदुस्तान भी नहीं रहेगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। और इसीलिए इनको भी इस बात का एहसास है कि अगर संविधान के सवाल पे दलित, पिछड़े और माइनॉरिटीज अगर इनसे हट गए, इनके लिए अपनी राजनीति को चलाए रखना मुश्किल हो पाएगा। इसलिए अब आप डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हम तो अंबेडकरवादी हैं, हमने अंबेडकर का सम्मान किया, कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू ने अंबेडकर का अपमान किया। हम कुछ भी हो जाए, बाबा साहब अंबेडकर भी आ जाए तो भी संविधान नहीं बदल सकता। इलेक्शन अपने आप में क्या इतनी बड़ी चीज है जिससे आम जनता को उम्मीद लगानी चाहिए? पूरे के पूरे जिनको जनता चुन के भेजती है वो सारे के सारे पाला बदल लेते हैं, पूरी सरकार और कैबिनेट चुरा ली जाती है पैसे के दम पे। कोई सिस्टम तो परमानेंट फुल प्रूफ तो होता नहीं है, कोई परफेक्ट तो होता नहीं है। लेकिन आप जरा सोचिए, अगर इस चुनाव की प्रक्रिया नहीं होती और इस देश के अंदर कोई तानाशाह आ जाता जिसको चुनाव नहीं फेस करना पड़ता और वो 50 साल तक शासन करता, फिर आप क्या करते? उससे तो ये बहुत बेहतर है ना। कम से कम 5 साल में आपको एक मौका तो मिल रहा है ना कि आप जिसको आप पसंद नहीं करते उसको हटा सकते हैं, हरा सकते हैं। नहीं हरा पा रहे हो एक अलग तरीके का प्रश्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी 5 साल बाद चुनाव लड़ना पड़ता है ना, उनको भी तो जनता के सामने जाके जवाब देना पड़ता है। वो जीतते ही अलग तरीके का प्रश्न है, लेकिन 5 साल बाद आपको चुनाव में तो कूदना पड़ेगा, आपको लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, आप लोगों की भावनाओं को जीतने की कोशिश करनी पड़ेगी, आपको झूठे सच्चे वायदे करने पड़ेंगे। राजा का तो फरमान निकला करता था, बादशाह का फरमान निकलता था और सबको वो मानना होता था। तो मेरा यही कहना है कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है, बट देयर इज नो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेटर देन दिस। कि श्रीलंका में जिनको लगता था कि हम तो अब हमारा परिवार अब ताउम्र शासन करेगा, एक दिन उसने देखा कि लोग उसके बंगलों में घुस गए और जिन बिस्तरों पे वो सोते थे वहां से उनको भागना पड़ा। और ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आज की तारीख में टेक्नोलॉजी ने हर आदमी को एम्पावर कर दिया है। पहले हम चिट्ठी लिखते थे तो 15 दिन में चिट्ठी का आदान प्रदान होता था। आज भट्ठे पे काम करने वाला आदमी रियल टाइम में अपने गांव में अपने बच्चों से बात कर रहा है। ये जो बदलाव का जो दौर आया है कि जो बात 15 दिनों में एक बार होती थी, आज वो दिन में 24 घंटे चाहे तो बात कर सकता है। जब इतना बड़ा बदलाव टेक्नोलॉजी लेकर आई है तो इसका मतलब ये है कि अब कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी राष्ट्रपति अपनी सत्ता को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता है और उसको हर उस स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए जिसका सामना श्रीलंका में राजपक्षे परिवार ने किया और बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना के परिवार ने किया है। Reclaiming Bharat, what changed in 2024 and what lies ahead? तो मेरा पहला सवाल, एक हिंदी का जाना माना पत्रकार अंग्रेजी में किताबें क्यों लिखते हैं? शिवाजी, आपने पहला ही सवाल जो है गुगली मार दिया या बाउंसर, मैं क्या बताऊं आपको। देखिए, मैं
मैंने बहुत लंबे समय तक, बल्कि पूरी ज़िंदगी मैंने हिंदी में पत्रकारिता की है। अखबार भी मैंने हिंदी में ही जर्नलिज्म में किया। जब मैं साप्ताहिक हिंदुस्तान में था, फिर मैं दैनिक हिंदुस्तान में था, फिर मैं BITV में गया, वहाँ भी हिंदी में था, फिर मैं आज तक में गया, वहाँ भी हिंदी में था, और IBN 7 में हिंदी में था। तो पूरी ज़िंदगी मैंने हिंदी में पत्रकारिता की है। बट मुझे एक चीज़ का हमेशा वो तकलीफ थी कि हिंदी में दरअसल अखबार पत्रकारिता में आप जो कहना चाहते हैं, जो बोलना चाहते हैं, शायद उसके लिए वो ज़मीन नहीं है। और 2014 के बाद से तो वो रास्ते लगभग बंद हो गए हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि 2014 के पहले मैं कई जगह हिंदी में कॉलम लिखता था, लेकिन 2014 के बाद वो सारे कॉलम्स बंद हो गए हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे हिंदी में लोग छापते नहीं हैं, और अंग्रेजी में आज भी मेरा फ्री प्रेस जर्नल में कॉलम चलता है, NDTV में मेरा कॉलम चलता है, और उनको कोई दिक्कत नहीं होती। मैं जो भी लिखता हूँ वो छापते हैं वो। और हिंदी में शायद लोगों के अंदर हिचक है कि मैं जो कहता हूँ या बोलता हूँ, जो लिखता हूँ, शायद उनको वो या तो पसंद नहीं आता या फिर वो छाप नहीं सकते हैं। तो इसलिए किताब जो है मैंने अंग्रेजी में ही लिखी, और मुझे लगता है कि जो मैं लिखना चाहता हूँ उसकी वो अंग्रेजी मीडियम के जो लोग हैं उन तक भी वो बात पहुंचनी चाहिए। तो इसलिए भी मैं इसको अंग्रेजी में मैंने किताब लिखना पसंद किया। 2024 का इलेक्शन बहुत मायने खेज था, बहुत वजहों से, दोनों तरफ जो भी पक्ष और विपक्ष है उनके लिए। 2024 को आपने यहाँ कलमबंद किया है, और जब मैं इसको पढ़ रही थी तो एक पिक्चर की तरह ये मेरे सामने पूरी किताब चलने लगी थी जब आप कर रहे। तो अंग्रेज़ी के लोगों को और भारत से बाहर जो लोग भारत की स्टडी करते हैं, भारत की डेमोक्रेसी पर बहुत काम हो रहा है, और ख़ासकर मोदी इरा के ऊपर बहुत काम हो रहा है। तो ये किताब तो बहुत काम की है और अंग्रेज़ी में है, मेरा कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन मुझे ये जो आपने कहा कि कोई मुझे हिंदी में छापता नहीं, इसका मुझे थोड़ा शक तो था। हिंदी में कोई क्यों नहीं छापता? हिंदी का पब्लिशर आपको छापने का रिस्क क्यों नहीं ले रहा है? पता नहीं, बहुत हैरानी की बात है मुझे इसको लेके, जबकि मेरी इसके पहले वाली जो किताब आई थी हिंदू राष्ट्र, तो उसको एक बड़े पब्लिशर ने कहा कि मैं उसको हिंदी में छापूंगा, और उसके बाद वो बात आई गई हो गई, और वो छपी नहीं हिंदी में, आज तक नहीं छपी, और किसी और पब्लिशर ने अपना ऑफर भी नहीं किया। तो मुझे लगता है कि हिंदी के जो पत्रकारिता है, हालांकि मैं जब सवाल का जवाब दूंगा तो लोग मुझे लिंच कर देंगे, लेकिन हिंदी में अभी भी डर है, सरकार से डर है, उनको विचारधारा का डर है, और उनके अंदर उतनी रीढ़ की हड्डी नहीं है कि वो हिंदी में बेखौफ लिखने वाले लोगों को वो छाप सके। ये मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहता हूँ, और मैंने इसको महसूस भी किया। बल्कि आज की तारीख में कुछ ऐसे संपादक भी हैं, कुछ ऐसे एडिटर्स भी हैं, कुछ ऐसे पत्रकार, बड़े पत्रकार भी हैं जो मुझसे नहीं रिलेट होना चाहते हैं, और या मेरे प्लेटफॉर्म पे नहीं आना चाहते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे प्लेटफॉर्म पे, सत्य हिंदी पे आते हैं, लेकिन वो मुझसे नहीं जुड़ना चाहते, मेरे साथ नहीं फोटो खिंचवाना चाहते हैं। ये उसका कटु सत्य है, और मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, अंग्रेजी में इस तरीके की थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन अंग्रेजी के पत्रकारों में आज भी एक लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म है, और उनको मेरे साथ फोटो खिंचवाने में या मेरे साथ खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं होती, मुझे छापने में कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत बड़ा कमेंट है ये अपने ही बिरादरी के ऊपर, जो हिंदी बिरादरी है। क्योंकि आपने जिस वक्त सत्या हिंदी जैसा हिंदी का प्लेटफॉर्म लाया, तो उस वक्त इतनी बड़ी ज़रूरत थी। हिंदी में प्लेटफॉर्म कहाँ था उस समय? बाद में बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो अंग्रेजी में कर रहे थे उन्होंने हिंदी सेगमेंट स्टार्ट किया, लेकिन आपने इसका सोचा कि हिंदी में डिजिटल मीडिया में, यानी पैसे खर्च करके अपने मोबाइल फ़ोन पर अलग से लोग देखेंगे। ये जो भरोसा था पाठक पर, वो भरोसा पढ़ने वाले पाठक पर आप नहीं जता सकते। आपने लिंच शब्द का इस्तेमाल किया, विच इज़ बहुत ये ख़तरनाक बात है। हम सब लोग जब बात कर रहे हैं तो हमें एक बात ये लगती है कि ये सुनने के बाद बाहर कोई मॉब कब लिंच मॉब में तब्दील हो जाए नहीं पता। तो बहुत ख़तरनाक समय में। और मुझे लगता है ये जो दबाव है ना, ये पत्रकारों से ज़्यादा मालिकों का दबाव है। डर मालिकों के अंदर बहुत ज़्यादा है। संपादक तो आज भी बहुत सारे हैं जो हमको छापना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं, लेकिन जो मालिकों के स्तर पे जो दबाव हो गया है, अखबार के जो मालिक हैं, वहां पे ये खौफ डर ज्यादा है, और उस लेवल पे बहुत सारी चीजें तय होती हैं। मैंने कहा ना आपसे, मैं तो 2014 के पहले कॉलम लिखता था, दो जगह कॉलम लिखता था, लेकिन वो सारे कॉलम बंद हो गए, और किसी ने कभी इनिशिएटिव ही नहीं लिया कि आप कॉलम लिखना शुरू करें। और अंग्रेजी में बुला के मुझे कॉलम दिया गया कि आप कॉलम लिखे, बल्कि एक जगह तो मेरी पसंद उतरी नहीं थी, तो मैंने वहाँ कॉलम जाके बंद किया। मैंने कहा नहीं, मैं आपके यहाँ नहीं लिखूंगा। लेकिन अंग्रेजी के लोग मुझे छापना चाहते हैं, अंग्रेजी के लोग मुझसे कॉलम लिखवा रहे हैं, और हिंदी में नहीं लिखवा रहे, जबकि मैं हिंदी का पत्रकार हूँ।
तो ये अपने आप में टिप्पणी है, इसलिए कोई संपादकों पर टिप्पणी नहीं है। ये मालिकों का जो हिंदी के अखबारों के जो मालिक हैं, उनके अंदर एक खौफ, डर है। उनको पता नहीं क्यों मुझे छापने में डर लगता है। हिंदी के मालिकों के ऊपर ये तो अखबारों की बात हो गई, लेकिन हिंदी टीवी चैनल्स के जो मालिक हैं वहाँ पर आपको लेकर के कोई ऐसी परहेज नहीं है। आप अभी भी उन चैनल्स पर जा रहे हैं जहाँ जिनके मालिक वो लोग हैं जो सीधे सीधे सत्ता पक्ष के साथ जुड़े हुए हैं। ये अजीब बात है। मतलब टीवी चैनल्स में सब जगह लगभग मुझे बुलाते हैं और मैं सिर्फ कुछ ही जगहों पे जाता हूँ, लेकिन एक शर्त मेरी रहती है, भाई जो आप मुझे 2 मिनट का समय दें, 30 सेकंड का समय दें, लेकिन जो मैं बोलना चाहता हूँ वो मुझे बोलने दीजिए। मैं वैसे भी संपादक रहा हूँ, मैं भी पत्रकार रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि कौन सी चीज़ बोलनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं बोलनी चाहिए। मैं वैसे भी अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, गाली गलौज की भाषा में बात नहीं करता, लेकिन अगर कोई मुझे गाली देगा तो फिर मैं छोड़ता नहीं उसको। मैं हिंदी के टेलीविजन चैनल्स में मुझे बुलाते हैं, रेगुलरली बुलाते हैं, और मैं उनको शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और वो मुझे बोलने देते हैं जो मैं बोलना चाहता हूँ, मेरे पे पाबंदी नहीं लगाते। लेकिन पता नहीं क्यों हिंदी के अखबारों में ये दिक्कत क्यों है, किस वजह है, मुझे नहीं मालूम। हाँ, कितनी अजीब बात है कि हिंदी का चैनल तो आपको बुला रहे हैं, लेकिन हिंदी के अखबार आपसे परहेज कर रहे हैं। और जब आपका कहीं बहुत तुर्की ब तुर्की या बहुत तुर्श हो जाता है, हीटेड डिस्कशन हो जाता है टीवी पर, तो मैं देखती हूँ आपकी ऑडियंस जो आपको देखने वहाँ रुकी है, फिर वो लिखने लगती है, आशुतोष साहब आप वहाँ क्यों जाते हैं? वो उसको ये पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि जाहिर है आप एक सलीके से बात रख रहे हैं और आपके ऊपर 5-5 लोग दूसरे पक्ष के, दूसरी विचारधारा के आप पर हमला करते हैं, तो वो ऑडियंस आपके लिए चिंतित हो जाती है और वो लिखती है। तो उतने एंटागनिस्टिक माहौल में आप जा करके डिबेट करके आ जाते हैं, यहाँ अखबार में नहीं होता है। चलिए खैर, अब इसको हम लोग फिर कभी दूसरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि ये कौन सा भय है जो प्रिंट मीडिया के अंदर आ गया है। क्योंकि अखबारों की बात हो रही है, चैनल की बात हो रही है, आपकी इस किताब में एक बहुत अच्छा चैप्टर है जो द डिविनिटी फैक्टर के ऊपर है। और डिविनिटी फैक्टर को जब मैं पढ़ रही थी इस चैप्टर को, मुझे सीधा लगा कि ये गोदी मीडिया था, या वो मीडिया था जो ज़रूरत से ज़्यादा खुश करने के लिए उतावला था, जिसने उनके अंदर डिविनिटी फैक्टर जैसी बात पैदा करा दी। मतलब आपके अंदर कोई फ़कीरी है, आप क्या खाते हैं, आप थकते नहीं हैं, आप ये जो एक बेहुदे सवाल थे जिससे एक प्रधानमंत्री का ओहदा कम हो रहा था, ये सवाल ही लगातार इस मीडिया ने पूछे। तो आपको क्या लगता है, क्या ये सवाल पीएमओ से आते थे, या इन लोगों को ही, इनके पास और कुछ था ही नहीं पूछने के लिए? देखिए, मेरे पास तो इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ना तो मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय से इस बारे में कोई जानकारी की, ना मैंने इन पत्रकारों से पूछा। लेकिन मुझे लगता है कि जानबूझकर एक ऐसा नैरेटिव जरूर बनाने की कोशिश 2014 के बाद से की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी न केवल भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, बल्कि अब तक के भारतीय इतिहास के वो उन नेताओं में से हैं जो बाकी नेताओं से बिल्कुल अलग है। उनकी तुलना आज के किसी भी भारतीय नेता से नहीं हो सकती, और यहाँ तक कि अतीत के किसी बड़े नेता से नहीं हो सकती। तो वो एक जानबूझकर एक मैन्युफैक्चर्ड, जिसे कहते हैं ना कि फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड एक कल्ट बनाने की कोशिश की गई है, जिसमें आप पूछा जाएगा कि भाई आप थकते क्यों नहीं हैं, आप तो 24 घंटे काम करते हैं, आपके अंदर फकीरी है। तो ये सब सवाल उसी का एक हिस्सा जैसा है। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो चीज़ें मैं लगातार देख रहा हूँ, जिसमें कंसिस्टेंसी में देखता हूँ, तो वो मुझे ऐसा एक एनालिस्ट होने के नाते, पत्रकार होने के नाते लगता है कि ये सब कुछ बहुत करीने से, बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से, बड़े अनुशासन से प्रधानमंत्री जी की एक ऐसी छवि बनाने की कोशिश है जिसमें वो बाकी के नेताओं से बिल्कुल अलग दिखाई पड़े, और जिसमें वो खुद ये कहते हुए दिखाई पड़े कि मैं तो बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे ऐसा लगता है। ये कोई प्रधानमंत्री क्यों कह सकता है और कैसे कह सकता है, ये मुझे खुद भी इसको लेकर बड़ी चिंता हुई कि आखिर वो इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। और फिर मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि वो कहीं ना कहीं जो 2024 का जो चुनाव था, उसमें उनको कहीं ना कहीं ये डर पैदा हो रहा था कि शायद लोगों का जो रिस्पांस उनको मिलना चाहिए था, या जो उम्मीद उनको थी, वो उनको मिल नहीं रहा है। तो लिहाजा वो एक ऐसी दुनिया क्रिएट करें कि जो वोटर है वो किसी आम आदमी को वोट नहीं दे रहा है, बल्कि किसी दैवीय शक्ति को वोट दे रहा है, और जो वोटर है वो किसी बहुत बड़े दैवीय काम में हिस्सेदारी कर रहा है। तो जो पूरा पैराडाइम था उसको चेंज करने की कोशिश थी। लेकिन हिंदुस्तान का वोटर बहुत समझदार है, और उसने बनारस के अंदर
खुद प्रधानमंत्री जी जहां 10 लाख से वोट जीतने की बात की जा रही थी, वहां पे उनको ही उनका जो मार्जिन था जीत का वो बहुत घट गया, तकरीबन 3.5 लाख वोट घट गए और 1.5 लाख वोट से जीते, वो भी उस स्थिति में जबकि वहां अमित शाह जी को 2-3 दिन बैठना पड़ा, बहुत सारे कैबिनेट के लोगों को जोड़ना पड़ा, वहां पे भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन खड़ा करना पड़ा। अगर वो अमित शाह जी वहां नहीं होते तब भी क्या वो 1.5 लाख वोट से जीतते? मुझे इस पे संदेह दिखाई पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये जो डिविनिटी फैक्टर है वो एक बहुत ही ऑर्केस्ट्रेटेड तरीके से कल्टीवेट करके दुनिया से अलग एक नेता बनाने की कोशिश का नतीजा है। और ये जो खुदा होने का जो एक वो है गुरूर है, ये गुरूर उनके अंदर लगातार इंस्टिल किया जा रहा है। 2019 में के आसपास ही शुरू हो गया था और उस वक्त जिस तरह का रिडिक्यूल आया था, हमें लग रहा था ये गिजगिजाहट हो है इसमें, और ये कैसे ये अब चलो एक बार कर लिया दोबारा नहीं होगा, लेकिन वो दोबारा 2024 में वो कैलकुलेटेड वे में शोकेस किया गया, रिपीट किया गया, स्टूडियो सेटिंग में बैठ के किया गया। इससे पहले वाला स्टूडियो सेटिंग में नहीं किया गया था। तो ये जाहिर बात है ये सोच समझ के किया जा रहा था। इसके बावजूद 2014 में 1.5 लाख से जीतना, और इसी में आपने चैप्टर 7 में जब आप प्रियंका वाली बात आपने उठाई है और राहुल गांधी ने इस बात को कहा चुनाव हो जाने के बाद कि अगर प्रियंका को मौका दिया गया होता इस सीट पर तो दूसरा रिजल्ट आता और मोदी साहब नहीं जीतते। क्या इट वाज अ ग्रेट मिस बाय इंडिया अलायंस? कह सकते हैं, क्योंकि देखिए जब 2024 का चुनाव को अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से देखें, मैंने 3 उदाहरण इसमें दिए हैं और फिर उसके आधार पे एक एनालाइज करने की कोशिश की है कि 2024 जनवरी के महीने में अगर आप देखते उस वक्त जब 22 जनवरी को भगवान राम का जो मंदिर था उसको इनॉग्रेट किया गया और उद्घाटन किया जा रहा था, उस वक्त का जो माहौल था, उस वक्त तो जो हार्डकोर भारतीय जनता पार्टी के क्रिटिक थे या आरएसएस के क्रिटिक थे या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिटिक थे, वो भी ये मान के बैठे थे कि इस बार तो 300 से कम सीटें बीजेपी की आने वाली नहीं बल्कि 350 भी हो सकते। ऐसा पोलराइजेशन उस वक्त दिखाई पड़ रहा था और इस तरीके का माहौल था। फिर उसके ठीक पहले दिसंबर के महीने में आप देखिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तीनों चुनाव कांग्रेस पार्टी हार जाती जो 2018 में उसने जीती थी। तो उससे भी एक माहौल बना कि भाई इंडिया गठबंधन तो बना बड़े फैनफेयर के साथ, लेकिन पूरा इंडिया गठबंधन टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ था। कांग्रेस पार्टी कहीं दिखाई नहीं पड़ रही थी, गठबंधन के साथियों में कोई मीटिंग नहीं हो रही थी, कहीं कोई एजेंडा उनका नहीं था। तीसरा, जो इंडिया गठबंधन के जो सूत्रधार थे नीतीश कुमार, वो भी अंत में डोरा डंडा उठा के वो भी चले गए एनडीए के पास। तो इन 3 घटनाओं के आधार पर यह माहौल बना कि अब तो बीजेपी को कोई नहीं रोक सकता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अब 300-350 सीट लेकर आएंगे, ये माहौल था। और शायद ये ओवर कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने कहा कि 400 सीटें इस बार आने वाली है। लेकिन फरवरी के बाद मार्च के महीने से जरूर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से जमीन पर एक बदलाव दिखाई पड़ने लगा था। और हम आप तो पत्रकार हैं, हम आप तो के पास सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं, टर्सरी सोर्सेज होते हैं, जिसके आधार पे प्रधानमंत्री जी के पास तो प्राइमरी सोर्सेज होते हैं, उनके पास इंटेलिजेंस है, उनके पास तमाम तरीके के एजेंसीज है जो उनको बताती रहती। जरूर उनको इस बात का एहसास हो गया होगा कि जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से नहीं सच साबित होने वाले हैं, जमीन पर कुछ बदलाव हो रहा है। इसलिए 2 चीजें उन्होंने की। एक तो 400 का नारा दिया ताकि जनता को ये बिलीवेबल लगे कि इस बार कोई मुकाबला ही नहीं है और हम तो जीत रहे हैं। तो जो 2-4% वोटर होता है जो हमेशा अपना वोट बर्बाद नहीं करता है, वो जीतते हुए को वोट देता, वो इनकी तरफ आ जाए। और दूसरा, जो एक बड़ा जिसे कहते हैं ना कि जो वोटर थोड़ा सा भी इधर उधर भागने की कोशिश कर, फ्लोटिंग वोटर है, वो उनकी तरफ आता हुआ दिखाई पड़े। और फिर उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से हिंदू मुसलमान के सवाल को खड़ा किया, तो वो भी मुझे लगा कि उनकी कमजोरी का कारण था। क्योंकि मैंने प्रधानमंत्री जी की स्पीचेस 2014 में भी सुनी, उनकी 2019 से लोकसभा चुनाव, मैं लोकसभा चुनाव के बारे में बात कर रहा हूं, उस वक्त इतने बड़े लेवल पे कम्युनल पोलराइजेशन करने की कोशिश उन्होंने नहीं की। 2014 में तो बहुत कम की थी, बल्कि मैंने अपनी किताब में भी लिखा था कि वो असम के कुछ इलाकों में जाके उन्होंने उस तरीके। लेकिन इस बार सीधे डायरेक्ट 8 अप्रैल को जब कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो आया तो आपने उसको सीधे मुस्लिम लीग से उसकी तुलना कर दी 1935 के। तो आप क्या कहना चाहते थे? क्या आज की कांग्रेस पार्टी 1935 के जिन्ना की पार्टी है? क्यों आप ये कहना चाह रहे हैं? या फिर आप ये कह रहे हैं कि ये तो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, मुसलमान तो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, ये मंगलसूत्र ले जाएंगे, आपके घर की गाय भैंस ले जाएंगे? ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही थी आपको?
तो इसका मतलब ये था कि उनको लग रहा था कि उनका जो कोर हिंदू वोटर है कहीं वो भी उनसे खिसकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो उसको कंसोलिडेट करने के लिए उन्होंने ये 400 की बातें की और साथ ही साथ उन्होंने पोलराइजेशन की बातें की। और इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत सारे पत्रकार इन सब चीज़ों को बहुत करीब से और बहुत बारीकी से शायद नहीं देख रहे थे। इसलिए बहुत सारे पत्रकार भी ये कहने लगे थे कि बीजेपी को तो 350 सीट आने वाली है। लेकिन मैं लकी था कि हमारे साथ कम से कम 2 ऐसे लोग थे, एक शीतल सिंह जी और जो उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे थे, दूसरा प्रोफेसर रविकांत जो दिल्ली यूनिवर्सिटी लखनऊ यूनिवर्सिटी पढ़ाते, जो कंसिस्टेंटली ये कह रहे थे कि इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो 80 सीट की बात कर रही है वो 35 के ऊपर अगर निकल जाए तो बड़ी बड़ी हैरानी की बात होगी। और एग्जैक्टली वही हुआ। तो वो जमीन से जुड़े हुए थे और मैं लगातार उनको ट्रैक कर रहा था, मैं लगातार उनसे बातचीत कर रहा था। तो मैंने भी टीवी चैनल्स पे जाके कहा और मैंने इसका जिक्र भी अपनी किताब में किया है कि बीजेपी विल स्ट्रगल टू गेट मेजॉरिटी मार्क्स इन दिस इलेक्शन। तो जब मैं ये बात कह रहा था तो हमारे साथी पैनलिस्ट वो मेरा जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे वो तो इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे थे, मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। और जो साथी पैनलिस्ट थे जो मतलब मेरे शुभचिंतक भी थे वो भी विद अनबिलीफ हो कह रहे तुम क्या बातें कर रहे हो यार, मतलब साफ दिखाई पड़ रहा भारतीय जनता पार्टी जीत रही। लेकिन मैंने कहा नहीं वो स्ट्रगल करेगी बीजेपी इस बार 300 उसको 272 सीट आना बहुत मुश्किल काम होने वाला है। तो वो दिख रहा था मुझे, इसलिए मैंने सोचा कि इन सब चीजों का जिक्र इस किताब में होना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि जो चीजें आप कभी कभी प्रोपेगेंडा का एक विक्टिम बन जाते हैं और आप वही सोचना शुरू कर देते हैं जो प्रोपेगेंडिस्ट चाहते हैं आपको सोचना। तो हमारे बीच बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, बहुत सारे ऐसे इंटेलेक्चुअल हैं जो दरअसल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की भाषा जाने अनजाने बोलने लगते हैं और खुद उससे कन्विंस्ड होके वही बोलते हैं जो वो चाहते हैं। ये बात सही कही आपने कि ये जो भ्रम होता है तो गॉड कॉम्प्लेक्स का भ्रम पहले पार्टी से ज़रूर शुरू हुआ, बीजेपी से ज़रूर शुरू हुआ, लेकिन ये रेडिएट करके पत्रकारों में ज़रूर पहुंच गया। एक बात और हुई कि आपने कहा कि डिवाइन फैक्टर वाली बात आपने कही, लेकिन ये जो डिवाइन है ये सेगमेंटेड डिवाइन है, ये सबका डिवाइन नहीं है। जब आप गांधी को कोट कर रहे हैं, महात्मा गांधी को आप कोट कर रहे हैं और आपने कहा है धर्म का मतलब वो नहीं है कि धर्म कोई एक धर्म दैट ट्रांसेंड्स योर ओन रिलीजन एंड इट एनगल्फ्स एवरीवन, वो धर्म की वो परिभाषा जाहिर है वो मिसिंग है। तो इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट मुस्लिम्स, है ना, जो बाकी की माइनॉरिटीज़ हैं उनका वो भी नहीं रिलेट कर पाती हैं और वो सब खामोश थे, उनके पास उनका अपना मीडिया ही नहीं है, है ना। तो ये बात जो कॉर्पोरेट मीडिया है वो भी नहीं समझा कि माइनॉरिटी आपसे बात नहीं कर रहा है, नॉट ओनली मुस्लिम्स, कोई भी माइनॉरिटी आपसे बात नहीं कर रहा है। जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के अंदर भी जो वीक लोग हैं, वीकर सेक्शंस हैं, वो भी आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं और आप बहुत बाहुबली टाइप के प्रवक्ताओं के भरोसे सारा एनालिसिस कर रहे हैं। तो वो टेम्पो तो बहुत हाई है लेकिन नीचे खाई है वाली बात हो गई, ये मैंने महसूस किया। तो ये बात जो आप बात कह रहे हैं कि आप उस समय सिंगल आउट हो रहे थे लेकिन यू वर प्रूवन करेक्ट। बल्कि मैं आपको बताऊं कि एक जो बहुत ही प्रसिद्ध सोफोलॉजिस्ट कह लीजिए या पॉलिटिकल एनालिस्ट कह लीजिए, उनकी टीम लगातार सर्वे करती रहती है। उन्होंने यहां तक एक टीवी डिबेट में कहा कि कांग्रेस विल बी लकी इफ कांग्रेस गेट्स 40 सीट्स। कैन यू इमेजिन? और मैं उनसे कह रहा था, जो बनारस की कश्ती में बैठ के कर रहे थे ना, तो मैं ये उनसे कह रहा था कि नहीं ऐसा आपको क्यों लगता है 40 सीटें मिलेंगी? तो लोगों के दिमाग में ये भर दिया गया था, लोगों को ब्रेन वॉश कर दिया गया था कि, और खासकर जो इंटेलेक्चुअल तबका था उसके दिमाग में बैठा दिया गया था कि कोई मुकाबला ही नहीं इस बार तो 350 सीट तो आनी तय है। और जब वही जैसे जैसे छठे सातवें फेज के चुनाव पोलिंग होने लगे तो उन्हीं सोफोलॉजिस्ट को मैंने बदलते हुए देखा और वो कह रहे नहीं हाँ आप तो बात सही कह रहे थे। तो मैंने कहा तब आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे थे? बोले नहीं मैं शायद तब स्थिति ऐसी थी, अब स्थिति ऐसी है। तो बड़ा अजीब है ये और कभी इस पे बहुत बड़ी गहरी स्टडी होनी चाहिए कि प्रोपेगेंडा कैसे लोगों के दिमाग को बदल देता है, लोग वही सोचने लगते हैं जो दरअसल वो चाहते हैं। बिल्कुल। एक चीज़ और ये भी हुई जो बार बार हम लोगों को तो महसूस हो रही थी कि माइनॉरिटीज़ जो हैं वो खामोश हैं, एक बात है, लेकिन जो पूरा भारत जोड़ो यात्रा का जो इम्पैक्ट है और प्री मैच्योर राम मंदिर उद्घाटन का जो इम्पैक्ट है, ये दोनों भी कोलाइड किए हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि पूरे 2 टर्म्स के रिपोर्ट कार्ड में डिलीवरी के नाम पे प्री मैच्योर इनॉग्रेशन ऑफ राम मंदिर के अलावा कुछ भी नहीं था।
जो जनता के मुद्दे थे वो वहाँ नहीं थे, और उसमें भी मट्ठा डाल दिया था शंकराचार्य जी ने, जो अति अति मुझे नाम नहीं उनका याद आ रहा है, अति मुक्तेश्वरानंद है शायद, उन्होंने ये कह दिया था कि ये शुभ नहीं है, अशुभ है। तो ये सारा का सारा इसको वो कैसे समझ रहे थे कि ये हो जाएगा और इसके बावजूद उनको वोट मिलेगा। भारत जोड़ो यात्रा है, इधर कुछ भी नहीं है रिपोर्ट कार्ड में बताने के लिए, और इसके बावजूद 400 पार का नारा है। देखिए, मुझे ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का शायद ओवर कॉन्फिडेंस था कि चुनाव के ठीक पहले अगर राम मंदिर का अगर इनॉग्रेशन करेंगे, उद्घाटन करेंगे, तो पूरा माहौल जो वो जो है वो हिंदुत्ववादी हो जाएगा और फिर हम चुनाव आसानी से निकाल लेंगे। उन्होंने कोई प्लान भी रखा ही नहीं। इससे कहते हैं ना कि प्लान भी नहीं था उनके पास। जब राम मंदिर का मुद्दा नहीं चला तब उनके समझ में नहीं आ रहा तब हम क्या करें। तो वो मुझे लगता है उनसे बहुत बड़ी गलती हुई। अन्यथा दिसंबर ऑनवर्ड्स तो पूरा माहौल उनके पक्ष में था। मैंने कहा कि आप तीनों विधानसभा चुनाव जीत जाते हैं, नीतीश कुमार आपके साथ छोड़ देते हैं, यहां तक कि जो जयंत चौधरी हैं वो आपके साथ नहीं रहते हैं, और साथ ही साथ राम मंदिर का उद्घाटन हो जाता है, और फिर अचानक आपको लगा आप तो चुनाव जीत गए, और जो इंडिया गठबंधन था वो चारों खाने चित्त पर पड़ा हुआ था। सारे पत्रकार उनकी गाथा गा रहे थे, सारे जो सर्वे करने वाली एजेंसीज थी वो बता रही थी कि 300 सीट आने वाली है, 400 सीट आने वाली है, 450 सीट आने वाली है। तो वो उस कॉन्फिडेंस में मुझे लगता है उन्होंने प्लान भी नहीं रखा। लेकिन जब पहले फेज का चुनाव जिस दिन हुआ, फर्स्ट फेज, उस दिन जनता के अंदर जो उदासीनता दिखाई पड़ी और जिस बड़े पैमाने पर लोगों को निकल कर आना था वोट डालने के लिए, जब वो नहीं पड़ा, तो उसके बाद से इनको लगा कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, और वहां से उन्होंने अपना गियर चेंज किया। और फिर 22 या 23 अप्रैल की बात है, 21 अप्रैल की बात है, राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री जी ने फिर वो बयान दिया था इन्फिल्ट्रेशन का। तो वो फर्स्ट फेज का अफेक्ट था, और सेकंड फेज का इम्पैक्ट उनको दिखाई पड़ रहा था कि अब गड़बड़ हो रहा है, और जाहिर सी बात उनके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी। तो वहां से जो उन्होंने कम्युनलाइज करने की कोशिश की है वो उनकी कमजोरी का नतीजा था, उनकी ताकत का नतीजा नहीं था। वो जो मैदान जो उनके जब पैरों के नीचे से खिसक रही थी, उसको रिट्रीव करने की कोशिश थी, उसको रिक्लेम करने की कोशिश थी। यहाँ पर योगी फैक्टर भी बहुत अहम रहा है, और उसको लेकर के बड़ी कॉन्स्पिरेसी थेरीज हैं। जब सभाएं और रैलियां, कुर्सियां खाली थी वहाँ पर और लोग नहीं थे, और लोग, मोदी साहब बात कर रहे हैं, जनता को एड्रेस कर रहे हैं, और लोग लीव कर रहे हैं, जा रहे हैं, पंडाल खाली हो रहा है। ये क्या मोदी साहब को दिख नहीं रहा था, या ये इसको क्या समझ रहे थे? क्या ये मौसम खराब है इसलिए लोग जा रहे हैं? क्या था ये? उनको ये क्यों नहीं दिख रहा था, जबकि सोशल मीडिया पे ये वायरल था? नहीं, मुझे लगता है कि उनको दिख रहा था। मैं इसमें बहुत कॉन्फिडेंट हूं। तो बस पत्रकारों को नहीं दिख रहा हाँ, था। मुझे लगता है पत्रकारों को नहीं दिख रहा था, या पत्रकार उस प्रभाव मंडल में थे। प्रधानमंत्री जी को तो निश्चित तौर पर दिख रहा था। मैं मानने को तैयार नहीं कि उनको नहीं दिख रहा था। अन्यथा प्रधानमंत्री जी कभी ये बातें नहीं कहते कि मैं तो बायोलॉजिकल नहीं हूं। ये उनका लास्ट, जिसे कहते हैं ना कि ट्रम्प कार्ड था, कि लोग आप कम से कम इस बहाने ही मुझे वोट दे दे, कि वो एक हिंदुस्तान का एक आम नागरिक, आम हिंदू जो है, वो इसलिए मोदी को वोट दे क्योंकि एक बहुत बड़े काम का वो हिस्सेदार बने। जो सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट जो होता है, सेंस ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ अ बिग स्कीम, सेंस ऑफ पार्ट ऑफ अ बिग कॉस्मोस, वो था। तो उनको इस बात का अंदाजा था। मैं इस बारे में, मुझे कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल मेरे दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अन्यथा कोई कारण नहीं था कि आप अमित शाह को आखिरी दिन, आप 2-3 दिन आप बनारस से बैठाते। अगर प्रधानमंत्री जी बहुत कॉन्फिडेंट होते कि बनारस आसानी से जीत रहे हैं, 10 लाख वोट से जीत रहे हैं, तो अमित शाह को भेजने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब उनके दिमाग में क्लैरिटी थी, वो जानते थे क्या हो रहा है। हाँ, अब चूंकि वो चुनाव लड़ रहे थे तो वो तो खुद नहीं कह सकते कि मैं चुनाव हारने वाला हूं, या भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा नहीं छूने वाली है। आप सोचिए कि अगर उड़ीसा की 20 सीटें नहीं मिली जो अनएक्सपेक्टेडली उनको मिली थी, तब क्या होता? तब तो भारतीय जनता पार्टी 210 या 200 सीट पे आकर अट जाती। तब क्या उनकी सरकार बनती? तब बिल्कुल नहीं बनती। तो उड़ीसा एक ऐसा स्टेट था जो अनएक्सपेक्टेडली उनके साथ चला गया। उनको बंगाल से उम्मीद थी, बंगाल में उनको इतनी सीटें नहीं मिली। उनको बहुत उम्मीदें उत्तर प्रदेश से थी, उत्तर प्रदेश में लगभग सीटें आधी हो गई। महाराष्ट्र से उम्मीद थी, वहां भी लगभग सीटें आधी हो गई उनको, और राजस्थान के अंदर सीटें उनकी कम हो गई, हरियाणा के अंदर उनकी सीटें कम हो गई। तो इसलिए मुझे लगता है कि उनके पास तो जानकारी थी। अब वो चूंकि कोई प्लान भी था नहीं पहले से, इसलिए उनको लौटकर अपने कम्युनल एजेंडे पर ही आना पड़ा, और इलेक्शन कमीशन को आंख मींच के बैठे रहना था, तो बैठा रहा वो, उससे कोई कार्रवाई नहीं की उसके ऊपर।
भगवान खुद को भगवान बताने जैसी हिमाकत करने के बाद क्या, अब मेरा सवाल थोड़ा सा रोमांटिक सवाल है ये, कि ऐसा व्यक्ति जो खुद को इतना बड़ा प्रस्तुत कर रहा है, उसके जहन में ये कभी नहीं आता कि मैं सिर्फ एक ग्रुप का भगवान ना बनूं, मैं सबका भगवान बनूं। और ये बड़ी बात कहूँ, क्योंकि देखिए अपोजिशन की तरफ से कोई बहुत बेस्ट फुट फॉरवर्ड नहीं रखा गया था। उनके पास कोई बहुत बड़ा कैंडिडेट ही नहीं था जो जो उनके जवाब में हो। अगर वो अपने को भगवान समझ रहे थे या ये उनको कॉम्प्लेक्स हो भी रहा था, तो शायद इसमें खराब विपक्ष की भी रोल रही होगी। मेरा ये सवाल है कि एक ऐसा इंसान जो भगवान मानने को तो तैयार है खुद को, लेकिन एक संकुचित भगवान क्यों बनना चाहता है? उसके पास ये ऑप्शन है कि मैं इतना बड़ा बनूं कि लोग खुद मुझे पसंद करें, नफरत ना करें, पसंद करें और मुझे बार बार वापस लाएं। ये वाली जो एक बात हो सकती है, हमारे नेता इस बात को क्यों नहीं सोचते? और ये बात अगर बीजेपी और आरएसएस समर्थित नेता नहीं सोचेगा तो कोई और नहीं सोच सकता, बाकी तो प्योर पॉलिटिक्स ही करेंगे। लेकिन गॉड कॉम्प्लेक्स वाला आदमी अगर ये ना सोचे तो ये बहुत अजीब बात है। वो और ज्यादा बड़ा होने की बात क्यों नहीं सोचते? देखिए, मेरी जो पूरी पूरी जो स्टडी है, मेरा जो पैशन है या जो मेरा ऑब्सेशन भी आप कह सकते हैं, वो इसी एक सवाल का जवाब खोजने की कोशिश है। जो मैंने हिंदू राष्ट्र में भी मैंने सवाल का जवाब खोजने की कोशिश की है, और जो इस किताब रिक्लेमिंग भारत में भी मैंने खोजने की कोशिश की है। और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि दरअसल इसके मूल में है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा या आरएसएस की हिंदुत्व। उनके वो जिस तरीके से इतिहास को देखने की कोशिश करते हैं और जो एक विश्व दृष्टि बनाने की कोशिश करते हैं, उनके स्कीम ऑफ थिंग्स में कहीं भी माइनॉरिटी फिट नहीं करती है। ये एक दुखद पहलू है, लेकिन ये सच्ची बात है, इसको मानना पड़ेगा हमको। और हमारे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल इस बात को शायद मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये हकीकत है। जब वो हिंदुस्तान का नक्शा एक आरएसएस का आदमी देखता है या भारतीय जनता पार्टी देखता है या नरेंद्र मोदी जी या मोहन भागवत जी देखते हैं, तो उसमें मुसलमानों के लिए जगह नहीं है। ना हो, सिखों के लिए हो, पारसियों के, वो तो बेचारे बेजरर हैं, वो तो हार्मलेस देखिए, लोग दो हैं। चीजें हैं। अगर आप देखिए तो बुद्धिज्म जैनिज्म को भी हिंदू धर्म का हिस्सा मानते हैं, सिखिज्म को भी हिंदू धर्म का हिस्सा मानते हैं, उनसे अलग नहीं मानते। इसीलिए जब बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म छोड़कर जब बौद्ध धर्म अपनाया, तो उसको भी आरएसएस ने रैशनलाइज करने की कोशिश की है कि देखिए, वो तो चाहते तो मुसलमान बन सकते थे, चाहते तो क्रिश्चियन बन सकते थे, लेकिन चूंकि उनकी आत्मा भारत से जुड़ी हुई थी, तो उन्होंने उस धर्म का स्वीकारा जिसका जन्म यहाँ पे हुआ था। तो जो पूरी आरएसएस की जो पूरी फिलॉसफी है, वो फिलॉसफी है इस धारणा पर आधारित है कि दरअसल इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की वजह से भारत का पराभव हुआ। ये उनकी अवधारणा है। और जब तक इस्लाम और क्रिश्चियनिटी पर भारत में हिंदू विजय नहीं पाता, जब तक उन पर डोमिनेट नहीं करता, तब तक हिंदू कभी भी अपने पुराने गौरव को नहीं पा सकता। जो एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, परम वैभव, वो तब तक उस परम वैभव को नहीं पा सकते। और इस किताब में मैंने इसका जिक्र भी किया है कि 2023 में मोहन भागवत जी अहमदाबाद में है, और वहां पे वो एक भाषण देते हैं। वो पढ़िएगा, बहुत बहुत अच्छा भाषण है। अच्छा भाषण दूसरे संदर्भ में, चीजों को समझने के संदर्भ में, जिसमें वो कहते हैं कि हिंदू पिछले 1200 साल से एक युद्ध में है, और उसको वो इस युद्ध को हारना अफोर्ड नहीं कर सकता है। उसे हर हाल में इस युद्ध को जीतना है। तो आप किससे युद्ध कर रहे हैं 1200 साल से? इस्लाम से तो युद्ध कर रहे हैं ना, या क्रिश्चियनिटी से युद्ध कर रहे हैं। शुरू के 800 साल आप इस्लाम से कर रहे हैं, और बाकी के 300-400 साल आप क्रिश्चियनिटी से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जो लोग ये धारणा कर रहे हैं कि आरएसएस का कोई आदमी अगर इस देश का प्रधानमंत्री बनता है तो वो मुसलमानों को गले लगाएगा, वो ईसाइयों को गले लगाएगा, ये बात मुझे नहीं स्वीकार होती है। हाँ, क्योंकि भारत की आबादी और भारत का जो पूरा सांस्कृतिक, भारत का जो पूरा जनसंख्या की डेमोग्राफिक जो स्ट्रक्चर है, वो ऐसा है कि आप हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों को आप इस देश से बाहर नहीं कर सकते हैं। और ये डिबेट दीनदयाल उपाध्याय के अपने चिंतन में है, जहां पे वो कहते हैं कि हम भाई 20 करोड़ मुसलमानों को इस देश से, उस वक्त तो 7 करोड़ थे, हम 7 करोड़ मुसलमानों को अरब सागर में नहीं फेंक सकते हैं, हमें रहना तो उनके साथ ही होगा। तो अगर रहना है तो फिर रहने की एक फार्मूला तय कर लीजिए हम। तो इसलिए जब आप ये कहती हैं या और लोग कहते हैं कि भाई वो बाकी लोगों को क्यों नहीं गले लगाते, तो इसलिए नहीं लगाते क्योंकि आरएसएस का जन्म ही जो है वो इनको अलग करने के लिए हुआ है। और अगर साथ में रहना है तो फिर हमारी शर्तों पर रहिए। आप राजनीति में हिस्सेदारी मत करिए,
आप क्यों राजनीति में हिस्सेदारी करते हैं? आप एक आम नागरिक के तरीके से रहिए, जहां आपके पास कोई सिविल राइट्स नहीं होंगे, जहां आपके पास कोई अधिकार नहीं रहेंगे। आप रहना चाहिए रहिए। आप अगर हिंदुओं से बराबरी करेंगे तो फिर ये तो ठीक बात नहीं होगी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं आजकल एक किताब पढ़ रहा हूँ, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहता जानबूझ के। उसमें एक सेंटेंस है, वो सेंटेंस किसी अंग्रेज ने कभी कहा था कि हम तो सारे धर्मों के प्रति टॉलरेंट हैं, बट इफ आई हैव टू सपोर्ट, आई हैव टू सपोर्ट माई क्रिश्चियनिटी। वो उसको एक 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 बड़े कोर्ट की तरीके से लेते हैं कि भाई इस देश में बहुत सारे धर्म हैं, हम सबके प्रति टॉलरेंट हैं, लेकिन जब समर्थन करने की बात होगी तब तो हिंदुत्व को ही सपोर्ट करेंगे। ये डिफाइनिंग लाइन है इस पूरी विचारधारा का, और इसको जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम बार बार ये उम्मीद करते रहेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने तो 32 लाख की सौगात भेज दी, अब उनका हृदय बदल रहा। कतई नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठता हृदय बदलने का, हृदय परिवर्तन का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ये मैं डंके की चोट पे कहता हूं। आपने कहा इफ आई हैव टू सपोर्ट आई विल सपोर्ट क्रिश्चियनिटी इन द उसी मैट्रिक्स में इफ एनी इंडियन हैज टू सपोर्ट हिंदू हैज टू सपोर्ट, ये तो गांधी साहब ने भी किया। लेकिन गांधी साहब का वो सपोर्ट दूसरों के लिए वो विरोध नहीं बन गया था, है ना। वो परोपकारी कल्याणकारी का जो एक तस्वुर है भारत के समाज के अंदर वो बना रहा। वो उन्होंने कहा कि हमें स्वराज भी चाहिए, उन्होंने रामराज की भी बात की। ये सारी चीज़ें किसी को बुरी नहीं लग रही थी। तो ये मेरा ये सवाल था इस वजह से कि जब कि अपोजिशन इतना वीक है या इतना फ्रेगमेंटेड है या अपने अपने खेमों में बस वो किसी को बंगाल बचाना है, किसी को महाराष्ट्र बचाना है, किसी को तमिलनाडु बचाना है, तो यूनियन के स्तर पे कोई सोच नहीं रहा है। खैर, अब आपने ये बात जब छेड़ी इसमें, तो अब उस चैप्टर की तरफ जाते हैं जहाँ पर आपने मनुस्मृति का सवाल उठाया है किताब के अंदर। और मनुस्मृति का सवाल बुनियादी सवाल बन के उभरा है, खासकर जब हम क्राइम के आंकड़े देखते हैं भारत में इस समय, खासकर उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, इन सब जगहों पर जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर जो मनुस्मृति में जिन लोगों को नीच बताया गया है, दलित बताया गया है, शूद्र बताया गया है, इस लायक नहीं बताया गया कि वो आपके साथ बैठे, उनके खिलाफ क्राइम बढ़ गया है। तो ये ठीक है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन आरएसएस के लिए एक विदेशी अवधारणा पर आधारित है, लेकिन देसी अवधारणा में मनुस्मृति के अलावा कुछ नहीं होगा क्या? मनुस्मृति के बजाय भी तो कुछ हो सकता है। देखिए, हजारों साल से पहली बात तो समझ लें कि जो हमारा भारतीय समाज है वो समानता पर आधारित कभी नहीं था, इक्वालिटी भी कभी भी आधारित नहीं था, और वो दरअसल गैर बराबरी का समाज था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, पिछड़े, शूद्र सबका जिक्र है, और सबका समाज में क्या स्थान है ये बहुत पूरी तरीके से वर्णित है। जब भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी को, पहली बार इस देश के अंदर एक ऐसे समाज की कल्पना की गई जो समानता के ऊपर आधारित था, जो बराबरी के ऊपर आधारित था, जिसमें गैर बराबरी के लिए कोई जगह नहीं थी, जिसमें कानून के सामने देश का प्रधानमंत्री और उनके दफ्तर का कोई चपरासी दोनों ही बराबर थे, दोनों को इक्वल राइट्स थे, वोटिंग राइट्स इक्वल थे, स्टेटस दर्जा अलग अलग था, लेकिन जब कानून की नजर में दोनों एक समान थे, दोनों के एक ही वोटिंग राइट्स थे, और दोनों में जो भी अगर कोई भी क्राइम करेगा तो कानून उसको एक ही नजर से देखता। यह पहली बार भारत के समाज में हो रहा था और पहली बार हो रहा है। लेकिन जो समाज इतने सालों तक गैर बराबरी पे टिका हुआ था, क्या वो अचानक जो है वो बराबरी की बात मान लेगा? बाबा साहब अम्बेडकर तो यहां तक कहते हैं कि ग्रेडेड इनइक्वालिटी, ग्रेडेड इनइक्वालिटी की बात करते हैं। वो तो सिर्फ ब्राह्मण और शूद्र के बीच में गैर बराबरी की बात नहीं करते, वो तो ब्राह्मणों के अंदर भी गैर बराबरी है, क्षत्रियों के अंदर भी गैर बराबरी है, बनियों के अंदर भी गैर बराबरी है। इसीलिए आप देख लीजिए कि एक तबके का ब्राह्मण दूसरे तबके के ब्राह्मण के यहाँ शादियां नहीं होती हैं या उनके साथ इंटरडाइनिंग नहीं होती है। तो इसलिए ये जो सवाल है ना, ये सवाल दरअसल मूल सवाल है भारत की आत्मा का। अब एक बड़ा तबका जिसको इस संविधान के आने के बाद से जिसका वर्चस्व खतरे में पड़ गया है, जिसका आधिपत्य खतरे में पड़ा, जिसका डोमिनेशन खतरे में पड़ा है, वो उसको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः उनको उसी वर्चस्व पे लाके खड़ा कर सकती है। इसलिए अगर आप देखें तो जो अपर कास्ट है वो ओवरवेलमिंगली उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में बीजेपी को वोट करता है। तकरीबन 85% अपर कास्ट भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं और सारे अपर कास्ट के लोग हैं। तो ये कौन सा तबका है? ये वही तबका है जो हजारों साल से जिसका वर्चस्व था, जो हजारों साल से जो प्रभुत्ववादी था, प्रभावशाली था, जो समाज में डिक्टेट करता था, समाज को में क्या होगा क्या नहीं होगा तय करता था। और उस समाज में तो दलितों और पिछड़ों के लिए कोई जगह वैसे भी नहीं थी।
वो तो वैसे भी समाज के हाशिए पर थे, तो संख्या में ज्यादा थे लेकिन पावर उनके पास थी। तो आज इन लोगों को लगता है कि बीजेपी के आने के बाद से उनको उनके पुराने दिन एक बार फिर से वापस आ सकते हैं। तो इस तबके को दो बार झटका लगा। पहली बार तो संविधान के लागू होने से झटका लगा, दूसरी बार मंडल कमीशन के लागू होने से झटका लगा कि मंडल कमीशन ने अचानक एक ऐसी ऊर्जा का संचार पूरे भारतीय मानस में कर दिया कि जहां पिछड़ों को ये लगने लगा कि वो आबादी में तो 50% के आसपास है, लेकिन उनकी जो भागीदारी है, उनका जो प्रतिनिधित्व सत्ता में होना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं है। तो जब वो अपने अधिकारों की बात करेंगे, अपने हक की बात करेंगे, जब अपना हिस्सा मांगेंगे, तो वो हिस्सा किसके खाते से जाएगा? वो तो उन्हीं के खाते से जाएगा जो वर्चस्ववादी हैं, या उन्हीं के खाते से जाएगा जिनका अभी तक वर्चस्व था या जिनका कब्जा था। अब जब उनके हक से चीजें निकलने लगेंगी तो वो यूं ही तो नहीं छोड़ देंगे। इसीलिए मैंने कहा इस किताब का जो नाम है रिक्लेमिंग भारत, ये बहुत सोच समझ के इसका नाम रखा गया। रिक्लेमिंग भारत, एक तरफ जो भारतीय जनता पार्टी है, जो आरएसएस के लोग हैं, वो उस भारत को रिक्लेम करना चाहते हैं जिसे उन्हें लगता है कि मुसलमानों ने, क्रिश्चियंस ने उनसे छीन लिया। हमें उस परम वैभव को पाना है, उसको रिक्लेम करना है जो एक जमाने में सोने की चिड़िया थी, जो विश्वगुरु था, वो उसको रिक्लेम करना चाहते हैं। आजादी के बाद जो एक लिबरल तबका था, जो एक उदारवादी तबका था, जो संविधानवादी था, जो लोकतंत्रवादी था, उसको लगता है कि 2014 के बाद से उनसे वो जमीन छीन ली गई, उनका वो संसार छीन लिया गया, तो वो उसको रिक्लेम करना चाहता है। समाज का जो एक वर्चस्ववादी तबका था, वो अपनी जमीन को रिक्लेम करना चाहता है, जो संविधान की वजह से या मंडल कमीशन या रिजर्वेशन की जगह से उसकी जमीन उससे छीन ली गई। और जो पिछड़े और दलित हैं, वो अपनी जमीन को रिक्लेम करना चाहते हैं कि अरे ये तो मेरा हिस्सा था, इसको लोगों ने मुझसे छीन लिया है। माइनॉरिटीज कह रहा कि हम भी तो इस देश के नागरिक हैं, मेरी भी तो एक जमीन थी इस देश के अंदर, मेरा तो भी एक अधिकार था ना, मुझे भी वो जमीन रिक्लेम करनी है। तो एक नहीं, टू मेनी फैक्टर्स वांट टू रिक्लेम वो जो जमीन उनसे छीन ली गई है। इसलिए और फिर इस किताब का नाम भारत है, हम इसका कर सकते थे रिक्लेमिंग इंडिया। लेकिन फिर मुझे लगा कि जब हम पूरी डिबेट आज की तारीख में भारत पे आकर टिकी हुई है, तो भारत के बारे में बात करते हैं ना, क्या भारत पे कब्जा सिर्फ दक्षिण पंथियों का ही है? क्या भारत सिर्फ उनके सपनों का भारत है? हमारा भी भारत है। हम भारत और इंडिया में फर्क नहीं करते, वो करते हैं, लेकिन हम उनको ये कॉपीराइट भी नहीं देना चाहते कि भारत सिर्फ आपका और इंडिया मेरा है। नहीं, हमारा इंडिया हमारा भी है, भारत भी हमारा है। आपकी नजर में इंडिया अलग हो सकता है, हम तो संविधानवादी इसलिए हम कहते हैं इंडिया दैट इज भारत, नाम तो यही है ना। जी मैं आती इस पर, आपने जो रिक्लेमिंग भारत रखा है, इंडिया नहीं रखा इस पर, और ये मुझे भी यही अंदाज़ा था कि इसी वजह से रखा है। लेकिन बहुत दिलचस्प आपने बात बताई है कि रिक्लेम कौन कौन कर रहा है। जो परस्पर विरोधी गुट हैं और विचारधाराएं, वो सब इस समय इस साल रिक्लेम कर रहे थे और चाहते थे कि यही हमारा टाइम है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये वाला एक भावना के साथ में रिक्लेमिंग की कोशिशें हो रही थी। मनुस्मृति पर आती हूँ दोबारा कि अभी जो मनुस्मृति को लेकर के मैं ये मानती हूँ, और कई बार मैंने पूछा भी है, जैसे आप एक हिंदू हैं, मैं आपसे पूछूंगी कि क्या आपके घर में ये किताब है, आप कहेंगे नहीं है। ज़्यादातर लोगों ने कहा नहीं। आप तो खैर एकेडमिक से आते हैं तो आपके यहाँ होगी, क्योंकि आपको तो पढ़ना होता है, लेकिन ज़्यादातर हिंदुओं ने कहा कि हमें जानते ही नहीं ये किताब क्या है। जब दलित बुद्धिजीवी इस बारे में बात करते हैं तो हमें या तो पता चलता है, या जब इस पर कोई इस तरह की बातचीत होती है। तो ये जो मनुस्मृति है, क्या ये एक्टिव मार्गदर्शिका है आरएसएस के लिए? क्या सच में ये वैसी ही मार्गदर्शन कर रही है, और हिंदू इसके साथ जुड़ा हुआ है, इस किताब के साथ? नहीं, मुझे नहीं लगता कि हिंदू इससे जुड़ा हुआ, लेकिन मानस ऐसा है। देखिए, ये जो किताब है, ये किस चीज का रिफ्लेक्शन है? वो जो ऊंच नीच थी, जो छुआछूत थी, जो इनइक्वालिटी थी, इस किताब का एक एक पैराग्राफ उसी इनइक्वालिटी को जस्टिफाई करता है। अगर ब्राह्मण कोई अपराध करेगा तो उसके लिए सजा बिल्कुल अलग है, अगर शूद्र कोई अपराध करेगा तो उसके लिए सजा बिल्कुल अलग है। जबकि भारत का संविधान क्या कहता है? अगर किसी ने कत्ल किया है, चाहे वो राजा हो चाहे रंक हो, सजा उसके लिए एक ही है। ऐसा नहीं कि राजा के लिए सजा अलग हो जाएगी, ब्राह्मण के लिए सजा अलग हो जाएगी और शूद्र के लिए सजा अलग। बिल्कुल, अब तो प्रैक्टिकली यही हो गया है ना आशुतोष जी। ये दुर्भाग्य की बात है। आप देखें ना, उत्तर प्रदेश में क्राइम्स को लेकर के सब जगह बुलडोजर नहीं चलता है, कुछ जगह बुलडोजर चलता है, कुछ जगह अपराध होता है तो 300 शब्द का ऐसे लिख करके दे दो, क्योंकि वो एक खास वर्ग से और जाति से आते हैं लोग। तो ये तो हो गया, अब प्रैक्टिकली हो गया। नहीं, मुझे लगता है कोशिश कर रहे हैं अभी। देखिए, जो मैंने कहा ना कि जो फरीद जकरिया की बड़ी अच्छी किताब आई है, एज ऑफ रिवोल्यूशंस, मैंने उनसे बात भी की लंबी चौड़ी। उसमें वो कहते हैं पुश बैक, पुल एंड पुश,
कि जब समाज संविधान के हिसाब से भारत चला, तो वो जो संविधान आगे चल रहा था वो तो भारत का मूल स्वभाव तो उस तरीके से नहीं था, लेकिन उस किताब ने समाज को एक खास तरीके से गढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन जो ताकतें इस संविधान की वजह से अपने आप को रक्षात्मक महसूस कर रही थी, डिफेंसिव महसूस कर रही थी, या लग रहा था कि उनका नुकसान हो रहा है, वो इस बात का इंतजार कर रही थी कि एक दिन हमारा भी आएगा और तब हम पुश बैक करेंगे, तब हम रिएक्ट करेंगे। अब उनको लगता है कि वो वक्त आया है जब हमसे जो कुछ छीना गया है वो हमें दोबारा हासिल करना है। तो वो उस हासिल करने की प्रक्रिया में इस तरीके के अपराध दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अब जो समाज का जो दबा कुचला तबका था, जो हाशिए पर था, अब वो आसानी से चुप नहीं बैठ रहा है, वो रिएक्ट कर रहा है, वो रिटेलिएट कर रहा है। हाँ, उसके साथ क्या है कि उसके साथ बहुत जगह में प्रशासन उसके साथ नहीं होता है, इसलिए उसको चुप रहना पड़ता है। लेकिन अब ये लड़ाई एक बहुत ही निर्णायक दौर में पहुंचती जा रही है, जहां हिंदुस्तान का जो दलित है वो अब ये समझ गया है कि ये जो लीडरशिप, हमारी जो लीडरशिप थी, वो लीडरशिप ने हमको एक तरीके से हमारे साथ धोखा ही किया। अब वो एक इनविजिबल लीडरशिप दलितों के यहाँ पैदा हो रही है। बल्कि अगर आप ध्यान से देखें तो मुस्लिम तबके के अंदर भी एक इनविजिबल मिडिल क्लास अर्बन लिटरेट लीडरशिप पैदा हो रही है, जिसने क्लर्जीज को, मुल्ला मौलाना को पीछे कर दिया। तो दलितों में भी जो उनके मठाधीश बन गए थे, जो उनके वोटों की सौदागरी कर रहे थे, उनको उसने पीछे कर दिया है। जो 2024 का उत्तर प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी जो दलितों के जो सो कॉल्ड लीडर्स थे उनकी वजह से नहीं हुआ है, उनके बगैर हुआ है, उनके रहने के बावजूद हुआ है। तो वो कौन तबका था? वो नया तबका है जो दलितों में जो नया मिडिल क्लास पैदा हो रहा है, पिछड़ों में जो नया मिडिल क्लास पैदा हो रहा है, माइनॉरिटीज में जो नया मिडिल क्लास पैदा हो रहा है, ये उसका पुशबैक, वो भी अब अपने अधिकारों के प्रति सचेत है और वो कह रहा है कि इतनी आसान, हमने हजारों साल तक सहा है, अब नहीं सहने को तैयार है। तो उधर से भी पुशबैक आ रहा है। अपर जो प्रभुत्वशाली तबका था वो भी पुशबैक कर रहा है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग इस वक्त जो कंटेस्टेशन से, हाँ, वो कंटेस्टेशन इस वक्त हो रहा है। हाँ, जो जिसको मिडिल क्लास कहते हैं वो सबसे खतरनाक क्लास होता है ऐसे वर्ग के लिए जो चाहता है कि माई वे और हाईवे, और आपने माई वे और हाईवे का जिक्र किया है किताब में। अब ये बताइए कि जो मिडिल क्लास है, जो एस्पिरेशनल क्लास होता है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा होता है, वो यूनिवर्सिटी जाता है, अब उसको जब वो यूनिवर्सिटी चला गया, पढ़ा लिखा हो गया, स्किल आ गई और तमीज़ आ गई, चीज़ें समझने लगा, अब वो अपने हक मांगने लगता है। हक मांगने वाला क्लास सबसे ज़्यादा खतरनाक क्लास है। हक मांगने वाले क्लास को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर हमारे यहाँ बिलियनियर्स कैसे पैदा होंगे, है ना? वो तो सवाल करेगा कि सारा कुछ उनको क्यों दिया जा रहा है। तो ये जो हक मांगने वाला क्लास है, दिल्ली मुंबई को छोड़ दीजिए या दिल्ली में बैठे हुए उन परिवारों को छोड़ दीजिए जिनका एक बिटर पास्ट है, जो उस समय आए, पार्टीशन के समय आए, उनके अंदर एक बिटरनेस है। लेकिन ये जो क्लास है ये तो अपने हक मांग रहा है ना। इस मिडिल क्लास का क्या इलाज है उसके पास, जो अपने को डिवाइन जैसी इरेशनैलिटी में ले जाता है, अपने आप को डिवाइन बताता है, जिसके अंदर गॉड कॉम्प्लेक्स है? क्या करेंगे? मुझे लगता है ये क्षणिक वो स्थितियां हैं, क्योंकि इतिहास, दिक्कत क्या होती है कि इतिहास की जो धारा होती है वो तो हजारों साल की होती है और इंसान का जीवन जो होता है वो कुछ सालों का होता है। तो हमको अपने जीवन काल में लगता है ये तो जो हो रहा है, तो मतलब ऐसा लगता है कि इटर्निटी है। ऐसी इटर्निटी है ही नहीं। मगर एक जिन्ना और एक सावरकर ने हमें बर्बाद किया, तो ऐसा नहीं है कि लोगों का इम्पैक्ट नहीं होता। इम्पैक्ट तो होता है। इम्पैक्ट होता है, इसीलिए मैंने कहा ना, इम्पैक्ट होता है। लेकिन जो मिडिल क्लास है, दरअसल दुनिया में सारे रिवोल्यूशंस मिडिल क्लास ही करता है। और तो हाँ, वो जो चाहे फ्रेंच रिवोल्यूशन हो, चाहे वो रशियन रिवोल्यूशन हो, या हिंदुस्तान के अंदर भी जो 2014 के अंदर जो कांग्रेस पार्टी का पराभव हुआ, क्योंकि उस मिडिल क्लास को लगा कि ये कौन सी सरकार है जहां इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। उसने उससे निजात पाने की कोशिश की है और उसकी, ये बीजेपी का सौभाग्य था, नरेंद्र मोदी जी का सौभाग्य था कि उस वक्त सही समय पर ये मौजूद थे, क्योंकि उस मिडिल क्लास को, उस समाज को एक नए विकल्प की तलाश थी और विकल्पहीनता की स्थिति में उसने बीजेपी की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा। और उस विकल्पहीनता का एक नतीजा अरविंद केजरीवाल भी थे दिल्ली के अंदर, कि एक पार्टी अचानक खड़ी होती और वो 2 राज्यों की सरकार बना लेती। तो मुझे लगता है कि ये जो नया मिडिल क्लास जो दलितों में पैदा हो रहा है, ये जो नया मिडिल क्लास जो मुसलमानों में, माइनॉरिटी से पैदा हो रहा है, ये एक नए तरीके की दुनिया को चाहता है, जिसमें वो अपने हक की भी लड़ाई लड़ना चाहता है और साथ ही साथ जिन लोगों का दबदबा था उनके दबदबे को भी कमजोर करना चाहता है।
और ये दबदबा धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। इसलिए मेरा मानना यह है कि ये जो रिक्लेमिंग भारत है, जो दक्षिण पंथ की तरफ से है, ये दरअसल अपनी खोई हुई जमीन को पाने से ज्यादा जो जमीन उसके पास थी उसके खोने के डर से उपजी हुई जो जो कुंठा है, उसका रिफ्लेक्शन ज्यादा मुझे दिखाई यानी जो है वो बचा रह जाएगा। हाँ, बचा रह जाए किसी तरीके से। इसलिए एक अजीब किस्म की आक्रामकता आपको दिखाई पड़ेगी, अजीब तरीके की नफरत दिखाई पड़ेगी आपको। तो ये दे आर इनकैपेबल ऑफ, जिसे कहते हैं ना कि वो उस कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पा रहे कि क्या हो रहा है। इसको देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो जब मैं पिछले दिनों फ्रांसिस फुकुयामा को पढ़ रहा था, तो वो इस बात को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि यार ये दुनिया में दक्षिणपंथी इतने अचानक कैसे हो गए, डोनाल्ड ट्रंप कैसे आ गए, हंगरी में ऑरबॉन कैसे आ गए, ये लोग क्यों क्यों सब जगह कामयाब हुए, जर्मनी में कैसे आ गए। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहता है। वो कहता है कि देखिए 1945 के बाद से दुनिया में एक अजीब तरीके का रिवोल्यूशन हुआ है। वो रिवोल्यूशन क्या है कि बड़े पैमाने पर समाज में जो लोग हाशिए पर थे, अब वो सेंटर में आने लगे हैं। जो महिलाएं हजारों साल तक पुरुषों की गुलामी करती रहीं, अब वो नौकरी में आने लगी हैं, सेना में आने लगी हैं। तो वो किसका हिस्सा खाएंगी? जब महिलाएं बढ़ चढ़कर जब एजुकेशन में जाएंगी या नौकरियों में जाएंगी, ब्यूरोक्रेसी में जाएंगी, बिजनेस में जाएंगी, एंटरप्रेन्योरशिप में जाएंगी, तो किसका हिस्सा खाएंगे? वो तो पुरुषों का डोमेन था, वो तो पुरुषों की जमीन थी। जब महिलाएं वहां आएंगी तो पुरुषों की जमीन तो कम होगी ना। जब पुरुषों की जमीन कम होगी तो फिर वो भी तो रिएक्ट करेंगे, इतनी आसानी से तो छोड़ेंगे नहीं। हिंदुस्तान में तो महिलाएं भी बड़ी तेजी से आ रही हैं, दलित और पिछड़ भी बड़ी तेजी के साथ आ रहे हैं। तो जो प्रभुत्ववादी तबका था वो तो इनसिक्योर फील करेगा। तो वो तो आखिरी लड़ाई लड़ रहा है अपनी जमीन को बचाए रखने के लिए। अब उस आखिरी लड़ाई में उसको बीजेपी में अगर भविष्य दिखाई पड़ता तो बीजेपी के साथ है, कल किसी और में भविष्य दिखाई पड़े उसके साथ हो जाएगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग टाइम है मैंने कहा। इसीलिए अगर आप देखिए तो बहुत इंटरेस्टिंग तौर पर अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करने वालों में पुरुषों की संख्या बहुत ज्यादा है। यहां तक कि जो ब्लैक मेन है, यहाँ की जो हिस्पैनिक मेन है, वो भी डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं, रिपब्लिकन सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि उनके घर की औरतें उनकी जमीन को खाने की कोशिश करें। अब जो मान लीजिए पहले तो एक परिवार था, उस परिवार में एक मर्द था कमाने वाला था, है ना। अब उस घर में एक औरत भी आ गई है, औरत थी पहले भी, लेकिन वो कमाने लगी है। जब वो कमाने लगेगी, जब वो पढ़ लिख जाएगी, तो पुरुष की गुंडागर्दी को और गुलामी को कब तक बर्दाश्त करेगी? तो रिटेलिएट करेगी। तो मर्दों को, पुरुषों को अपने घर में भी चुनौती मिल रही है और समाज में भी चुनौती मिल रही है। तो ये जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, बेचैनी, जो रेस्टलेसनेस दिखाई पड़ रही है, ये उसका रिफ्लेक्शन है कि भारत समेत पूरी दुनिया में दक्षिण पंथियों का एक उभार दिखाई, कब्जा गलत शब्द है, एक उभार दिखाई पड़ रहा है। बड़ी हिम्मत अफजाई वाली एक बात आपने कही है कि ये लास्ट एफर्ट है उन लोगों की तरफ से। अगर ये लास्ट डिच एफर्ट है तो बहुत बड़ी बात है, और हम अपनी बैटल में वहाँ पर खड़े हैं। चुनाव भी हमारे यहाँ बैटल है, और ये बात इस किताब में भी उभर करके आ रही है। ये जो बैटल वाला मोड है, क्या हम निरंतर इसी में रहने वाले हैं अब, या हमारे पास कभी कोई ऐसा काल आएगा जब हम ये पॉलिटिकल पार्टीज बैटल मोड से बाहर निकल कर कभी डिलीवरी मोड में भी जाएंगी? क्योंकि डिलीवरी पर बात नहीं हो रही। आप लगातार देखें, मतलब ये मैं पिछली बार भी ये बात सोच रही थी कि मतलब आटा दाल चावल हम जैसे लोगों को महंगा लगने लगा है, गरीब आदमी कैसे सरवाइव करेगा? तो अब ये जो सवाल है डिलीवरी का, कल्याणकारी राज्य का, हमसे जितना चाहो उतना टैक्स आप ले रहे हो, और टैक्स रिटर्न हमारे पास कुछ भी नहीं है टैक्स उसको दे करके। गरीब आदमी भी टैक्स दे रहा है, जीएसटी भर भर के दे रहा है, कॉपी किताब में बुरा हाल हो गया है, बच्चों को पढ़ाएं कैसे? ये मिडिल क्लास जिसको हम कहते हैं, एस्पिरेशनल क्लास है, इस बैटल मोड से खुद को अलग करके कभी मांग पाएगा अपने सवालों के जवाब? देखिए, जब पूरी पॉलिटिक्स आइडियोलॉजिकल हो जाती है तो वो बैटल मोड में ही रहती है। मैंने कहा ना कि अभी आपने मोहन भागवत का उदाहरण दिया कि उन्होंने तो स्पीच में अपने बोला है कि 1200 साल का से लड़ाई चल रही है और इस लड़ाई को हिंदू हारना अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो वो बैटल मोड में है। जब उनकी मूल विचारधारा बैटल मोड में है तो उससे उपजी राजनीति भी बैटल मोड में होगी, और अगर वो बैटल मोड में होगी तो बाकी राजनीतिक पार्टियों को भी उसी बैटल मोड में आना पड़ेगा। लेकिन क्या है, ये जो लड़ाइयां है ना, जो ये जंग है, इस जंग से नुकसान किसका होगा? जंग से कभी किसी का फायदा नहीं हुआ, जंग से हमेशा नुकसान हुआ है। किसका नुकसान होगा? उसका नुकसान होगा जो रोजमर्रा की नौकरी करता है। जब
उस जंग की वजह से उसके बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा, जब उस जंग की वजह से महंगाई बढ़ जाएगी, जब उसके घर घर जो है उसके वो बेघर हो जाएगा, तब ही जाकर ये बैटल रुकेगी। इसीलिए कि बैटलफील्ड कितना भी बैटल कर ले, अंत में डिलीवरी को ही इंपॉर्टेंट है, और रोटी कपड़ा मकान का सब, क्योंकि जो जो मनुष्य है उसकी पूरी जद्दोजहद तो रोटी कपड़े मकान की जद्दोजहद है। अगर पेट नहीं होता तो वो इन तमाम आविष्कार करता ही नहीं। तो 5 तो किलो जंगल में अनाज रहता, दे तो पहाड़ों- रहे हैं, यही तो मास्टर स्ट्रोक है। 5 किलो अनाज तो मास्टर स्ट्रोक है ना, कि अवेलेबल रहिए, शोभा यात्राओं के लिए अवेलेबल रहिए, करणी सेना के जैसे आयोजनों के लिए अवेलेबल रहिए, मस्जिदों के सामने जाके नाचने के लिए, और 5 किलो हम दे रहे हैं, आप जिंदा तो रहेंगे। हाँ, बट ये शिवाजी तो एक बात समझिए ना कि दुनिया तो अब वो नहीं है कि अखबार के माध्यम से आती है, आपको कुछ पता नहीं। अब तो वो टीवी खोलता है, देखता रहे हमारा पड़ोसी के पास इतने पैसे आ गए हैं, अमेरिका में देखो इतनी अमीरी आ गई है, फ्रांस में देखो हर गरीब आदमी के पास भी कार है। उसके भी तो एस्पिरेशंस बढ़ गए ना, टेक्नोलॉजी ने उसके एस्पिरेशन सबको बढ़ा दिया है। और तो एक वो चीज 5 और भी है, अगर 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाने से अगर आप सत्ता में रहते तो फिर आपको 240 नहीं, आपको 440 सीटें आती। तो 80 करोड़ लोग तो बहुत हो गई ना। इतने तो 92 करोड़ के आसपास तो वोटर है, 80 करोड़ को आप खाना खिला रहे हो, तो 240 पे क्यों हो? क्योंकि जो जिसको आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं उसके भी एस्पिरेशंस हैं। इसमें एक चीज और है, जो समर्थक वर्ग है उसको छोड़ के बाकी लोग जो 5 किलो ले रहे हैं वो साथ में अपने लिए कुछ कोशिशें भी कर रहे हैं ना। वो सिर्फ पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है। जो सिख यूथ होगा, जो क्रिश्चियन यूथ होगा, जो मुस्लिम यूथ होगा, वो उसको तो पता है ना, उसके पास किसी भी तरह का प्रोटेक्शन नहीं है, तो वो तो अपना काम कर ही रहा होगा, वो दुनिया दूसरे नजरिए से देख रहा होगा। तो ये बात आपने सही कही कि ये इतना कारगर होगा नहीं अंततः। हालांकि इसका स्पेक्टेकल बहुत होता है सोशल मीडिया पे। बिल्कुल। सोशल मीडिया जो है उसको दूर तक पहुंचा देता है, लगता है बहुत बड़ी बात हो रही है। एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके बारे में आप ये कहते हैं कि भारत की जनता को उसे बचाना है, और भारत जब रिक्लेम कर रहे हैं तो वो लोग उसको बचा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को। दूसरी तरफ कोई और अवधारणा है भारत की। ये क्या इतना सीधा सपाट फाड़ हुआ है, बाइनरी कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस मनुस्मृति हुई है कहीं, आपको लगता है? नहीं, मुझे लगता है कि हुई है, क्योंकि जिनके स्टेक्स इस संविधान से जुड़े हुए हैं उनके अंदर तो चिंता आई है, उनको अपना अस्तित्व संकट में, और वह दलित तबका, वो जो पिछड़ा तबका, वो जो माइनॉरिटीज, ये वो तबका है जिसको इस संविधान ने आवाज दी है। जिसको दलितों को तो कभी आवाज नहीं थी इस मुल्क के अंदर, उनको तो वेद उपनिषद पढ़ने की भी आजादी नहीं थी, वो अगर पढ़ते तो उनके कानों में पारा डाल दिया जाता। तो उनको तो जो आवाज मिली है, उनको जो हक मिल रहा है, वो संविधान की वजह से मिल रहा है। तो इसलिए वो संविधान पर अगर कोई संकट आएगा तो चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि उनको मालूम है अगर ये संविधान नहीं रहा तो उनका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। एक बार फिर वो अपनी पुरानी उसी आदम मिडिवल हिस्ट्री में चले जाएंगे, जहां उनके पास कोई अधिकार नहीं था। वो दूसरों की मर्जी पे जिंदा थे, दूसरों की मर्जी पे मरते थे वो। इसलिए ये जो संविधान का जो सवाल है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगर संविधान नहीं रहेगा तो हिंदुस्तान भी नहीं रहेगा, यह मैं गारंटी के साथ कहता हूं। और इसीलिए इनको भी इस बात का एहसास है कि अगर संविधान के सवाल पे दलित, पिछड़े और माइनॉरिटीज अगर इनसे हट गए, माइनॉरिटीज तो फिर भी इनकी चिंता नहीं करते, लेकिन दलित और पिछड़े अगर हट गए तो फिर इनके लिए अपनी राजनीति को चलाए रखना मुश्किल हो पाएगा। इसलिए अब आप डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हम तो अंबेडकरवादी हैं, हमने अंबेडकर का सम्मान किया, कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू ने अंबेडकर का अपमान किया, हम कुछ भी हो जाए, बाबा साहब अंबेडकर भी आ जाए तो भी संविधान नहीं बदल सकता। लेकिन ये तो वही लोग थे जिनके आरएसएस के प्रमुख के सुदर्शन ने 2000 में कहा था कि इस संविधान को मैं नहीं मानता, इसको तो स्क्रैप हो जाना चाहिए था। रज्जू भैया ने, सारी पूरी हिस्ट्री मुझे उसको बताने की जरूरत नहीं, क्यों ये कहने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि एक तरफ आइडियोलॉजिकल कंपल्शन है, दूसरी तरफ इलेक्टोरल कंपल्शन है। इनको मालूम है कि अगर सरकार हमारी नहीं रही तो हमारी विचारधारा को कोई नहीं पूछेगा। तो इसलिए विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि सरकार रहे, राजनीति में हम वर्चस्ववादी बने रहे। लेकिन इसी बीच भीमटे कह के गाली भी दी जा रही है, और ये सोशल मीडिया पे देखिए, जो नेता कह रहा है वो एक बात है, लेकिन सोशल मीडिया पे उन नेता के जो वो हैं समर्थक हैं या जो उनकी पार्टी के लोग हैं, वो दलितों को जो गालियां देते हैं उसमें भीमटा यानी भीमराव अंबेडकर को मानने वालों को, तो ये गालियां भी बहुत रैम्पेंट हैं। अब आप क्या दलित यूथ के अंदर क्या ये जागरूकता है ये कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं और हमें इनमें से एक को चुनना है? यानी कि एक बार मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा हिंदू होने का दबाव ही दलितों पर है।
वो अपने आप को कट्टर हिंदू बनाने की कोशिश में बेचारे परेशान हैं और वो चीजें कर रहे हैं जो वो नॉर्मल कोर्स में नहीं करते। तो ये जो हिंदू होने का बोझ भी तो दलित पर ही है, नहीं, मुझे ओबीसी पर है। मुझे देखिए, सोशल मीडिया एक हमको एक आईना जरूर दिखाता है, बट सोशल मीडिया अंतिम सत्य नहीं है। जो दलितों और पिछड़ों के अंदर जो एक आंदोलन है, जो बेचैनी है, वो बहुत कुछ सरफेस के अंदर है जो अभी भी रिपोर्ट नहीं हो रहा है। और हमारी इस किताब में इसका जिक्र है। और वो अगर आप अंदर अंदर पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की हालत क्यों कमजोर हुई है, उसमें एक बड़ा कारण ये भी है क्योंकि दलितों में एक बहुत इनविजिबल मूवमेंट चल रहा है, एक बहुत ही अदृश्य आंदोलन चल रहा है जो पूरी तरीके से लीडरलेस है। और उसके बारे में प्रोफेसर रविकांत ने बहुत अच्छी तरीके से उसमें लिखा भी, अगर आप उसको पढ़िएगा। वो जो अदृश्य आंदोलन चल रहा है, जो अपने आप को सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा नहीं जोड़ पा रहा है या नहीं जोड़ता है, या जो सोशल मीडिया पर रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है, वो दरअसल इस देश की राजनीति को प्रभावित करेगा। ये उन लोगों का असर था जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर दक्षिणपंथी ताकतों को कमजोर किया। ये वो लोग थे जिन्होंने महाराष्ट्र के अंदर दक्षिणपंथी ताकतों को कमजोर किया है। लेकिन हम ये सोचे कि ये स्थायी भाव अभी हो जाएगा, अभी ऐसा नहीं है। अभी क्योंकि स्थायी परमानेंट जैसी स्थिति होने में वक्त लगेगा, क्योंकि उनके बीच में भी बहुत सारे ऐसे लोग वेस्टेड इंटरेस्ट काम कर रहे हैं जो उनको बरगलाने की कोशिश करते हैं या उनको दिग्भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, कभी सोशल मीडिया के माध्यम से, कभी धर्म के नाम पे, कभी मजहब के नाम पे, कभी देश के नाम पे, कभी विचारधारा के नाम पे। तो वो एक सतत संघर्ष चल रहा है। जब वो तबका मजबूत हो जाता है तो फिर उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की स्थिति वो हो जाती है। जब वो तबका कहीं कमजोर पड़ने लगता है तो महाराष्ट्र में फिर वो अपने बल पे सरकार बना लेते हैं। तो इसलिए ये एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि एक बहुत ही अद्भुत किस्म का एक संघर्ष चल रहा है, जिसमें कभी कोई जीत रहा है, कभी कोई जीत रहा है। आपने लिखा है शुरुआत में ही, इंट्रोडक्शन में मैं पढ़ा कि दिस इज वाज एन इलेक्शन टू सेव इलेक्शन एंड इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। इलेक्शन अपने आप में क्या इतनी बड़ी चीज़ है जिससे आम जनता को उम्मीद लगानी चाहिए? यानी कि महाराष्ट्र में जिस तरह का इलेक्शन हुआ, लोगों ने अपने दोबारा चुनाव करा रहे हैं, बैलेट से चुनाव करा रहे हैं, वहाँ दूसरे रिजल्ट निकल के आ रहे हैं। जहाँ पर इलेक्शन को लेकर के इतना बड़ा सवालिया निशान हो और लोग नकार दें पूरे प्रोसेस को, केंद्रीय चुनाव आयोग के पूरे ढर्रे को, प्रोसेस को, और अब सामने भी आ रहा है। क्या इलेक्शन इतना सैक्रोसैंक्ट है? बिल्कुल। देखिए, हम लोगों को शायद हमारी आपकी पीढ़ी को चुनाव की आदत हो गई है, इसलिए हम इसके महत्व को नहीं समझते। हमसे पहले की जो पीढ़ी थी, 1947 के पहले की जो पीढ़ी थी, जिसने चुनाव नहीं देखा था और बाहर से आए हुए लोग हम पे शासन कर रहे थे, तो आज कम से कम हमारे पास एक ऑप्शन तो ये है ना कि हम 5 साल में अगर चाहें तो अपनी सरकार बदल सकते हैं। पूरे के पूरे जिनको जनता चुन के भेजती है वो सारे के सारे पाला बदल लेते हैं। पूरी सरकार और कैबिनेट चुरा ली जाती है पैसे के दम पे। तो ऐसी स्थिति में जिनको हम चुन रहे हैं, हम उनसे कितनी देर तक की उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमसे वफा करेंगे? बिल्कुल आपकी बात सही है। तो ये क्या है, कोई सिस्टम तो परमानेंट फुल प्रूफ तो होता नहीं है, कोई परफेक्ट तो होता नहीं है। लेकिन आप जरा सोचिए कि अगर इस चुनाव की प्रक्रिया नहीं होती और इस देश के अंदर कोई तानाशाह आ जाता जिसको चुनाव नहीं फेस करना पड़ता और वो 50 साल तक शासन करता, फिर आप क्या करते? उससे तो ये बहुत बेहतर है ना। कम से कम 5 साल में आपको एक मौका तो मिल रहा है ना कि आप जिसको आप पसंद नहीं करते उसको हटा सकते हैं, हरा सकते हैं। नहीं हरा पा रहे हो, एक अलग तरीके का प्रश्न है। जो राजशाही थी, जो सामंत शाही थी, उसमें तो ये अवसर नहीं था ना उनके पास कि अगर कोई बन गया, बादशाह बन गया, राजा बन गया तो बन गया, तो चक्रवर्ती हो गया, वो 50 जब तक जिंदा है तब तक वो है, नहीं तो उसके बाद उसके बेटे, बेटे के बेटे, बेटे के बेटे। आज कम से कम 5 साल के बाद आपके पास ये अवसर है कि आप चाहें तो उसको बदल सकते हैं। बदल नहीं पा रहे हैं, ये अलग तरीके का प्रश्न है, ये अलग तरीके का प्रश्न, लेकिन बदलने का एक अवसर आपके पास होता है। इसलिए ये जो चुनाव है ये सैक्रोसैंक्ट है और इस पर जब भी कोई सवाल खड़ा हो तो इसको बहुत गंभीरता के साथ, बहुत संजीदगी के साथ लेना चाहिए। अन्यथा फिर हम राजशाही में चले जाएंगे, हम फिर सामंतवादी व्यवस्था में चले जाएंगे। तो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी अभी एक्सपायर नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो कतई नहीं मानता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी तो 5 साल बाद चुनाव लड़ना पड़ता है ना। लड़ना पड़ता है कि नहीं लड़ना पड़ता? उनको भी तो जनता के सामने जाके जवाब देना पड़ता है। वो जीतते हैं, अलग तरीके का प्रश्न है, लेकिन 5 साल बाद आपको चुनाव में तो कूदना पड़ेगा, आपको लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, आप लोगों की भावनाओं को जीतने की कोशिश करनी पड़ेगी, आपको झूठे सच्चे वायदे करने पड़ेंगे और आपको झूठ सच बताना पड़ेगा। राजा को ये मजबूरियां नहीं थी। राजा को तो फरमान निकला करता था, बादशाह का फरमान निकलता था और सबको वो मानना होता था।
आज ये नहीं है। हाँ, एक बार आप चुन लिए गए तो आप मनमाना कर सकते हैं, लेकिन मनमाना भी एक सीमा तक ही कर सकते हैं। अभी भी सुप्रीम कोर्ट आपके फैसले को बदल देता है। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट भी कमजोर हुआ है, लेकिन संस्थाएं हैं। अगर वो संस्थाएं खड़ी होने लगेंगी तो इस देश में डिक्टेटरशिप की जो आशंका है वो भी नहीं रहेगी। तो मेरा यही कहना है कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है, बट देयर इज नो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेटर देन दिस। एक कॉन्ग्रेचुलेशंस देना था आपको कि भाई ऑफिशियली डिजिटल मीडिया ने अपने पूर्वज को, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, कॉरपोरेट मीडिया, उसको ऑफिशियली पछाड़ दिया है और उसमें झंडा वाहक आप अग्रणी झंडा वाहक रहे हैं। ये आपको ये लग रहा था ये दिन इतनी जल्दी आ जाएंगे? मतलब आप देखिए कोविड के बाद से एकदम से एक चीज़ बढ़ी थी और इंडस्ट्री ने ये डेमोक्रेसी के लिए नहीं दिया था करने के लिए ना, वो चाहते थे कि आप आगे बढ़ जाएं, लेकिन आप आगे बढ़ गए। हाउ डू यू लुक एट द फ्यूचर ऑफ टीवी जर्नलिज्म, इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म? तो देखिए खत्म हो जाएगा, खत्म इन द सेंस क्योंकि उसका मोड चेंज हो जाएगा। जैसे जर्नलिज्म कभी खत्म नहीं होगा, जर्नलिज्म कभी खत्म नहीं होगा। अखबार थे तो अखबार प्लेटफॉर्म बदल गया, टेलीविजन में कन्वर्ट हो गए। अब अखबारों ने भी अपने आप को बड़ी तेजी के साथ बदला है। आने वाला समय वो आएगा जब शायद आपको अखबार ना मिले, जो कागज का अखबार वो आपके पास ना आए, या जो टेलीविजन चैनल्स पे जो माइक है, स्टूडियो, वो ना हो, लेकिन रिपोर्टिंग तो होगी। अखबार तो आपके पास आएगा, वो डिजिटल फॉर्म में आएगा, वो किसी और फॉर्म में आएगा। वो जो मुर्गे लड़ाए जाते हैं चैनल पे, वो डिबेट्स बंद हो सकती हैं। देखिए उससे राहत मिलेगी या नहीं? जब तक डिबेट की परंपरा है तब तक तो मुर्गे लड़ते रहेंगे। कभी वो मुर्गे शांत हो जाएंगे और कभी मुर्गे आपस में खून बहाएंगे, क्योंकि शास्त्रार्थ और जो डिबेट है उसका तो मतलब ही यही है। भाई जिन शब्दों का इस्तेमाल, अगर आप ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पहली बार हो रहा है, जिन शब्दों का इस्तेमाल चर्चिल यूज करते थे अपने अपोनेंट्स को लेके, तो वो तो भाषा वही थी। डोनाल्ड ट्रंप जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है। अच्छी बात दूसरे सेंस में मैं कह रहा हूं कि कम से कम एक दूसरे के सवालों के जवाब तो दिए जा रहे हैं। हाँ, वो उन सवालों के जवाब गलत तरीके से दिए जा रहे हैं, गाली गलौज की भाषा में दिए, इसलिए हमको आपको अखरता है। लेकिन सोच लीजिए कि जब सत्ता के सामने कोई बोलेगा ही नहीं तो फिर क्या होगा? जब मुर्गे लड़ेंगे ही नहीं तो क्या होगा? जब डिबेट ही नहीं होगी तो क्या होगा? आज कम से कम सत्ता पक्ष अगर कोई बात गाली गलौज करता है तो दूसरा जो साथ में बैठा हुआ उसको जवाब तो देता है ना। अगर ये मुर्गे लड़ने बंद हो जाएंगे तब तो इस देश के अंदर ऑर्वेलियन सोसाइटी हो जाएगी। फिर तो कोई नहीं बोलेगा, सब खौफजदा रहेंगे। तो कम से कम उससे बेहतर तो मुर्गे लड़ना। हाँ, हम ये चाहते हैं कि मुर्गे शांति से लड़े, एक दूसरे को गाली गलौज ना करें, प्यार से एक दूसरे की बातों को सुने, उसका जवाब दें, लॉजिकल हो, रैशनल हो। वो एक आदर्श स्थिति है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एटलीस्ट म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन वो बिल्कुल ही ना हो, शास्त्रार्थी खत्म हो जाए तो उससे तो बेहतर स्थिति कम से कम लड़े तो। जी, आपने इसमें लिखा है मोदी साहब के अहंकार के बारे में, जो भगवत साहब ने भी कहा, भागवत साहब ने, और उस जो गॉड सिंड्रोम का जो अहंकार है वो भी कम हो, और दूसरा जो मीडिया का अहंकार है, कॉरपोरेट मीडिया का है, कि सिर्फ उनके पास इसलिए क्योंकि पैसा है और धन्ना सेठ का पैसा है, इसलिए वो कुछ भी हमारे गले उतार देंगे और हमें उसको हजम करना पड़ेगा। ये दोनों अहंकारों को किसी तरह से दे शुड कट टू साइज, ये बहुत ज़रूरी है। आपके लिए 2024 के बाद किस तरह की होप है, इन नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, लेकिन समाज में भी? हम खतरों की बहुत बात कर रहे हैं, एआई का खतरा है, जॉब्स जा रही हैं, खुद एआई वाले लोग, डिजिटल में काम करने वाले लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं कि इंसानों को कम कर दिया जाए, इंसान का काम 10 गुना स्पीड से एक मशीन कर दे। तो ये सारा जो चल रहा है, इस बीच में ये जो पॉलिटिक्स से उम्मीदें हैं, ये कहाँ तक जायज़ हैं? मतलब कोई और नेता आएगा तो क्या वो डिलीवर कर पाएगा? देखिए, डिलीवर तो करना पड़ेगा, नेता को तो डिलीवर करना पड़ेगा। अगर नहीं डिलीवर करेगा तो फिर वो रहेगा नहीं, रेलिवेंट नहीं रहेगा, कुछ समय तक बेवकूफ बना सकता है। 50% से ज्यादा भारत की आबादी यंग है ना, और अभी और यंग होने जा रही है। ऐसे में इनकी जो डिमांड्स हैं, इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ये कभी तो रील्स देखना बंद करके अपनी स्थिति को देखेंगे कि हम कहाँ बैठे हैं, हमारे इर्द गिर्द क्या हुआ है। तो जो बेसिक चीजें हैं वो नहीं है, ऐसे में डिलीवरी कहाँ से हो? देखिए, हम एक बात ना भूलें कि ये शायद इसी रील्स का नतीजा है, या शायद इसी सोशल मीडिया का नतीजा है कि श्रीलंका में जिनको लगता था कि हम तो अब हमारा परिवार अब ताउम्र शासन करेगा, एक दिन उसने देखा कि लोग उसके बंगलों में घुस गए
और जिन बिस्तरों पे वो सोते थे वहां से उनको भागना पड़ा, या यही स्थिति बांग्लादेश के अंदर भी दिखाई पड़ी। तो ये इसलिए है क्योंकि जब राजा या जो सत्ता में इसके शीर्ष पर है, जब रिस्पॉन्सिव होना बंद कर देगा तो लंबे समय तक वो शासन नहीं कर पाएगा। और ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आज की तारीख में टेक्नोलॉजी ने हर आदमी को एम्पावर कर दिया है। पहले हम चिट्ठी लिखते थे तो 15 दिन में चिट्ठी का आदान प्रदान होता था। आज भट्ठे पे काम करने वाला आदमी रियल टाइम में अपने गांव में अपने बच्चों से बात कर रहा है, वो वीडियो चैट कर रहा है। ये जो बदलाव का जो दौर आया है कि जो बात 15 दिनों में एक बार होती थी, आज वो दिन में 24 घंटे चाहे तो बात कर सकता है। जब इतना बड़ा बदलाव टेक्नोलॉजी लेकर आई है तो इसका मतलब ये है कि अब कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी राष्ट्रपति अपनी सत्ता को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता है, और उसको हर उस स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए जिसका सामना श्रीलंका में राजपक्षे परिवार ने किया और बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना के परिवार ने किया है। तो वो इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी ने बहुत बदलाव कर दिया है। अब कोई चीज आप छुपा नहीं सकते, आप ज्यादा 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ते 10 दिन उससे ज्यादा नहीं छुपा सकते। दूसरी बात है जो टेक्नोलॉजी को लेके लोगों के अंदर जो एक डर होता है, मैं बहुत टेक्नोलॉजिकली बहुत ही जीनियस नहीं हूं, मैं टेक्नोलॉजिकली अपने आप को इलिटरेट महसूस करता हूं, लेकिन मुझे एक चीज पता है, टेक्नोलॉजी अगर नहीं होती तो ह्यूमन सिविलाइजेशन यहां तक नहीं पहुंचती। तो और जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो लोगों के अंदर असुरक्षा भाव पैदा करती है। जब कंप्यूटर आ रहा था तब भी लोगों ने कहा था कंप्यूटर है अब तो रोजगार खत्म हो जाएंगे, लेकिन कंप्यूटर ने कितने किस्म के रोजगार लोगों को दे दिए। तो नहीं, आज एआई आया है, एआई को लेके आशंकाएं हैं, डर हैं, लेकिन एआई कल किस तरीके से चीजों को बदल देगा ये हम भी नहीं जानते और आप भी नहीं, और कितने तरीके के रोजगार पैदा कर देगा हमें आपको नहीं मालूम है। तो टेक्नोलॉजी के बदलाव से परेशान नहीं होना चाहिए, उसके हिसाब से चीजों को समझने की कोशिश करनी चाहिए और अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करनी। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। और एक और चीज़ जो बदल रही है वो है अमेरिका का रवैया बदल रहा है। ट्रम्प टैरिफ्स के बाद से बाकी लोगों ने रिकन्फिगरेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर की बात शुरू कर दी है। ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है और भी बहुत कुछ है जिसमें भारत बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा, बहुत अहम भूमिका निभा सकता है, सिवाय इसके कि हमारे नेता जो हैं वो सही डिप्लोमेसी चुने, वो लैपडॉग वाली डिप्लोमेसी ना चुने। तो ये बात है। कोई एक चैप्टर जो हमारे युवाओं को ज़रूर इसमें से पढ़ लेना चाहिए, जो लीफलेट है उसमें उनके लिए इस किताब के अंदर से? मुझे लगता है कि जो उत्तर प्रदेश को लेके जो मेरा पहला जो चैप्टर 5वां 6ठा चैप्टर है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की क्यों हारी, वो क्रक्स है हमारी इस किताब का, जो दरअसल जो कुछ विचारधारात्मक सवाल की तरफ भी इशारा करता है और आज के हिंदुत्व को के साथ क्या प्रॉब्लम है इसको भी इस तरफ भी इशारा करता है, और साथ ही साथ कुछ जो नई सामाजिक आंदोलन जो खड़े हो रहे हैं उसका भी रिफ्लेक्शन। मुझे लगता है वो चैप्टर जरूर लोगों को पढ़ना चाहिए क्यों, और इसीलिए मैंने जो मेरा स्पेशल फोकस था, मैं चाहता था पूरे देश की पर एक किताब लिख सकता था चुनाव को लेकर, लेकिन मुझे लगता है कि वो जर्नलाइज करते तो अच्छा नहीं रहता। इससे बेहतर ये था कि बीजेपी को 240 सीटें क्यों मिली, 272 क्यों नहीं मिली, इसका जवाब हमने खोलने की कोशिश की। केंद्रीय चुनाव आयोग पर है कुछ एक चैप्टर है इसमें भी, केंद्रीय चुनाव आयोग के ऊपर भी है, जहां हमने इस ओर इशारा किया है कि जब अंपायर अगर खुद खेलने लग जाए मैच तो फिर क्या हो सकता है। जब अंपायर खुद खेलने लग जाए मैच, वाह ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। कोई ऐसी बात जो आप इस किताब के हवाले से मैसेज या कोई बात आप कहना चाहते हो जो मैंने मिस कर दी हो, क्योंकि अभी पूरी पढ़ी नहीं है मैंने। मैं एक ही बात जरूर कहना चाहता हूं कि हमारी डिबेट में जो दलित तबका है वो मिसिंग रहता है। आप किसी भी टीवी डिबेट में देख लीजिए, वहां दलित जो मार्जिनलाइज सेक्शन है समाज का वो मिसिंग रहता है। मौलाना मुल्ला तो बहुत दिखाई पड़ जाते हैं, टीकाधारी भी बहुत सारे दिखाई पड़ जाते हैं, लेकिन जब जिनके बारे में सबसे ज्यादा बातचीत होनी चाहिए थी, जो समाज का 20% जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने मूक नायक कहा था, वो मिसिंग दिखाई पड़ता है। उसको समझने की जरूरत है क्योंकि हिंदुस्तान की जो अगली क्रांति होने वाली है वो दलित के माध्यम से ही होगी क्रांति, और वो दरअसल तब इस देश के अंदर सही मायनों में बराबरी आएगी, सही मायनों में इक्वालिटी और लिबर्टी और फ्रेटर्निटी की बात होगी। बाबा साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी, उन्होंने कहा देखिए संविधान ने तो इक्वालिटी भी दे दी, संविधान ने लिबर्टी भी दे दी, लेकिन फ्रेटर्निटी अभी नहीं मिली है। आज भी हमारे मानस में जो दलित तबका है उसको नीचा ही हम मानते हैं।
हम पंडित जी कोई मिलते हैं तो पंडित जी प्रणाम करके बात करते हैं, उनको वो सम्मान देते हैं, भले वो अमीर हो गरीब हो। लेकिन जब कोई दलित मिलता है तो आज भी हमारी जो मानसिकता है उसको कमतर देखने की, उसको हेय दृष्टि से देखने की। तो ये तो सही मायने में डेमोक्रेसी नहीं हुई ना। तो आज का कॉरपोरेट मीडिया दलित के सवाल को ना उठाता है। दलित के खिलाफ जो क्राइम हो रहा है, दलित जिस हेड क्राइम से जूझ रहा है, जहाँ पर क्रिमिनल ने क्राइम किया, ये एक बात है, लेकिन उसकी एफआईआर नहीं हो रही। एफआईआर हो रही है तो उसको कमज़ोर किया जा रहा है, फिर उसको सही न्याय नहीं मिल रहा है, तो और मीडिया में भी वो नहीं है। ये जो सवाल है कि दलित को कैसे उसके सभी तरह की परेशानियों को गायब रखा जाए, ये काम कॉरपोरेट मीडिया ने बखूबी किया है। अच्छा है कि आप जैसे लोग और आप जैसे डिजिटल मीडिया के जो लोग हैं, उन्होंने डेडिकेटेड बातें की हैं इनके लिए, और अब डेडिकेटेड चैनल्स भी आ गए हैं। दलित खुद अपनी बात को खुद आर्टिकुलेट कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है जो इस डिजिटल मीडिया की देन है। एनीथिंग दैट यू वांट टू से और एनी मैसेज? हमारे ख्याल से बहुत मैं तो एक ही बात कहूंगा कि ये किताब हमारे देखिए लेखक की को सबसे ज्यादा खुशी किस बात की मिलती है? जब कोई एक आदमी उसको मिलता है और कहता है कि मैंने आपकी किताब पढ़ी। मुझे लगता है कि हजारों लाखों व्यूज से वो खुशी नहीं मिलती है जो एक लेखक के लिए जब एक पाठक मिलता है और वो कहता है मैंने आपकी किताब पढ़ी। इस किताब को इसलिए भी पढ़ना जरूरी है, इसलिए नहीं क्योंकि मेरी किताब है, बल्कि इसलिए पढ़ना ज्यादा जरूरी है ताकि आप आज के बदलते हुए हिंदुस्तान को आप देख सकें और समझ सकें। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि किताब खरीदें और किताब पढ़ें। ये किताब बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। जब मैं इसको पढ़ने लगी, जैसे मैंने कहा, मेरे लिए तो एकदम टीवी जैसे, जबकि मैं न्यूज़ से जुड़ी रही हूँ, ऐसा था। लेकिन ये बहुत ज़रूरी क्रॉनिकल है जहाँ एक जगह पर आपने वो सारी बातें जमा कर दी। इसमें फिगर क्रंचिंग से ज़्यादा जो आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्चुअल वॉर थी, जो बैटल थी, उसको जो आपने दर्ज किया है और हिस्ट्री के साथ उसको दर्ज किया है। ये नहीं कि वो आज की कोई बात है, उसका हिस्ट्री से क्या नाता है, उसका उस दौर के हिंदू महासभा से क्या नाता है, या जो जिन्ना और सावरकर और गांधी के डिस्कोर्स से क्या नाता है, वो आपने दिया है। तो ये सिर्फ इसलिए नहीं कि पत्रकार पढ़ें, बल्कि इसके ये पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स, समाजशास्त्र के स्टूडेंट्स, उनके लिए बहुत अच्छी क्रॉनिकलिंग है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बधाई इसके एक और किताब लिखने के लिए। इतना बिजी चैनल चलाने के बावजूद इतना आप कैसे लिख लेते हैं? कॉलम्स भी लिखते हैं, किताब भी लिखते हैं, और लगातार किताबें आ रही हैं। सैल्यूट्स टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।